लाइफ टाइम हाई, नए ऐतिहासिक स्तर। ये है हफ्ते की दमदार शुरुआत। मजबूत खुलने के बाद सीमित दायरे में कारोबार करने के बाद एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने के मूड में आखिरी 1.5 घंटे की शुरुआत के पहले बाजार। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और एक बार फिर नए शिखर पर हैं बाजार। पिछले हफ्ते का मोमेंटम अभी भी आप कैरी फॉरवर्ड होते हुए देख रहे हैं और ढेरों सेक्टर्स पर बना हुआ है एक्शन। बताएं सर, इस एक्शन में आने वाले 1.5 घंटे के लिए बड़ी बातें क्या है? बड़ी बातें दीप यही है कि अनलॉक से बाजार खुश होते हुए दिख रहे हैं, दिन की ऊंचाइयों पर पहुंचते दिख रहे हैं। 15,750 के ऊपर है, नए रिकॉर्ड पर ट्रेड करते हुए आपको नजर आएंगे। निफ्टी बैंक 35,500 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और सेंसेक्स 52,300 के नजदीक है। सरकारी कंपनियां मजबूत है। इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरों में, एनर्जी शेयरों में आज जोश दिख रहा है। पावर स्टॉक्स आज मजबूत नजर आ रहे हैं और जैसा कि हमने कहा, न सिर्फ निफ्टी बल्कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर भी आज आपको नए हाइज बनाते हुए नजर आएंगे। तो आज हाइज यहां पर भी बनते हुए दिख रहे हैं। फार्मा और एनबीएफसी शेयरों में थोड़ा हल्का दबाव है। बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसर, आईबुल हाउसिंग फाइनेंस जैसे शेयर आज कमजोर है। इन्हीं की वजह से एनबीएफसी शेयरों में हल्का नुकसान है। डाउ फ्यूचर्स एकदम सपाट ट्रेड कर रहे हैं, न कोई ऊपर न कोई नीचे। यूरोप के बाजारों में भी सुस्ती है, लेकिन विक्स ये मजबूती भरने के संकेत दे रहा है। 6% और कम होकर आता हुआ विक्स है, ये बता रहा है कि बाजार अब भी तेजी के मूड में है और ऊपर जाने को तैयार है। दीप बिल्कुल सर, और जैसे ही आप बात कर रहे थे, एक नए रिकॉर्ड पर बाजार आते हुए दिख रहे हैं। 15,762, ऑलमोस्ट 763 ही कह सकते हैं, जहां पर आपको बाजार आ रहे हैं। तो इंडेक्स लेवल पर एक्शन है सर। कैश स्टॉक्स में तो दमदार तेजी बनी हुई है। जितने स्टॉक्स का हमने देखा है, सर्किट फिल्टर बढ़कर आया है। लगभग सभी स्टॉक्स में भी एक्शन बनते हुए दिख रहा है। कैसे समझे सर इस तेजी को? और कुछ रोटेशन भी हो रहा है अनलॉक थीम के साथ साथ, कुछ और सेक्टर्स भी फोकस में आ रहे हैं। दीप, एक चीज ये बात से इस तेजी की सबसे बढ़िया और सबसे खास बात ये है कि ये तेजी एक तो अब तक की, मतलब मैंने मेरे 1993 से लेकर अब तक मैं 27-28 साल के करियर में जो देखा है, सबसे लंबी वाली मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की तेजी देखी, पहली चीज। दूसरा, एक और इस तेजी की खास बात है कि अब तक की सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन वाली चौतरफा तेजी देखी है। तो दो बड़ी चीजें हुई है, एक लंबी भी हुई है, दूसरी ब्रॉड बेस्ड भी है। यानी कि ऐसा नहीं कि कुछ ही शेयर आराम से भाग रहे हो, बाकी सब देख रहे हो मुंह उठाकर। क्योंकि आपको याद होगा, पहले एक जमाना था जब तेजी होती थी, सब कहते थे अरे सेंसेक्स निफ्टी को आप देख रहे हो, ये 12,000 हो गया। पिछली बार जब 12,400 का लाइफ हाई बनाया था, तब लोग सब यही कहते थे 12,400 का लाइफ हाई आपको सब दिख रहा है। भाव देखो, कितने मिड कैप शेयर 8-8 हजार के भाव में पड़े हुए हैं, जो 8,000 की निफ्टी के भाव, तो वो सही था। अब आप देखिए मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के क्या भाव है, गजब के भाव है। और इस बार सब खुश हैं एक्चुअली। मतलब लंबे समय बाद एक ऐसी तेजी हुई जिसमें आमतौर पर हर एक आदमी तो हर वक्त खुश नहीं हो सकता, ये हम जानते, चाहे वो तेजी करने वाला हो या मंदी करने वाला। तेजी करने वालों के भी मन में ये रहता है कि कुछ और ले लेते, ज्यादा ले लेते, ज्यादा वक्त तक खड़े रहते। वो अफसोस हमेशा रहेंगे लाइफ में, कभी खत्म नहीं होने वाले। और मंदी करने वालों के तो अफसोस होने होने कि हमने कभी ऐसा सोचा नहीं एक तरफा इतनी तेजी एक साथ चलती रहेगी और कभी रुकने थमने का नाम नहीं लेंगे। वो अपनी जगह है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो इस बार की तेजी में लोगों के पैसे बने हैं, और जो नहीं बना पाया उसे इस बार वाकई में बहुत सोच समझ कर ध्यान रखने की जरूरत है कि ऐसा फिर हमने क्या गलत किया कि हम पैसा बना ही नहीं पाए। क्योंकि इस बार हर तरह के शेयरों में तेजी हुई है। आपने अगर ढंग से सही लेवल पर ठीक ठाक सी कंपनी पकड़कर रख ली और आप उस पर कुंडली मारकर बैठ गए, हिले नहीं, डिगे नहीं, टिके रहे, तो आपके पैसे बन गए। तो मेरा ये मानना है दीप कि अच्छी तेजी हुई है, बढ़िया हुई है, चौतरफा तेजी है। और सबसे बढ़िया बात एक और है कि लाइफ टाइम हाई के आप आसपास हैं, मजबूत है बाजार तकनीकी तौर पर, लेकिन वो यूफोरिया वाली जो सिचुएशन होती है उससे अभी भी थोड़ा सा दूर है बाजार के। ऐसा नहीं कि कुछ भी चल रहा है, कैसे भी चल रहा है। अच्छी बात है कि ज्यादातर तेजियां, नो डाउट, वो कहते हैं घोड़ों के साथ गधे और कुत्ते भी दौड़ते हैं, वो तो होता ही है, हर जगह होता है। लेकिन फिर भी इस बार दौड़ लगाने में घोड़े ज्यादा हैं और आगे भी हैं, तो वो एक अच्छी चीज है। तो ओवरऑल मैं ये कह सकता हूं कि एक अच्छे पार्टिसिपेशन वाली ब्रॉड बेस रैली वो होती दिख रही है जहां इस बार लोग सेटिस्फाइड ज्यादा है, बजाय इसके कि वो कोसें और बजाय इसके कि अफसोस करें कि रह गया, मिस हो गया। उससे बेटर है कि पार्टिसिपेशन हुआ है। जी दीप।
बिल्कुल सर, तो पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है और ये एक बढ़िया बात है। सर, प्रधानमंत्री मोदी भी 5 बजे बात करने वाले हैं और बाजार में स्पेकुलेशन तो चल रही है क्या बात होगी। कोई व्यू सर? जोक्स भी चल रहे हैं कि शायद आईटीसी के डीमर्जर को अब प्रधानमंत्री ही अनाउंस कर सकते हैं, बट कोई व्यू सर? मेरे ख्याल से दीप, जो कुछ भी आ सकता है, कोई अनलॉक से रिलेटेड क्या कुछ हो सकता है, प्रधानमंत्री जी शाम को जब बात करेंगे, ये अंदाजा लगाना तो मुश्किल काम है कि क्या होगा। लेकिन हाँ, मेरे ख्याल से जो हो सकता है, अगर वो कोरोना पर बात करने जा रहे हैं तो यही बात करेंगे कि भाई ठीक है, सेकंड वेव हम काबू में ले चुके हैं, लेकिन आप सावधानी बनाए रखें, अपना एहतियात रखें। तो मुझे लगता है उसके आसपास ही कुछ न कुछ होना चाहिए, वही चीज होगी। इसके अलावा तो और क्या कुछ हो सकता है। जहां तक बाजार की उम्मीदों का सवाल है, उम्मीद आप पैकेज वगैरह की लगा दें, लेकिन फ्रेंकली मैं बताऊं दीपा, इस बार ये फेयर होगा कहना कि पैकेज को लेकर, राहत को लेकर रोना धोना नहीं है। ठीक है, बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो अभी भी ट्रैक पर नहीं आए और जो सीधे सीधे कोरोना की वजह से बंद से पड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद कई सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो बेहतर कर रहे हैं या जो उतने खराब नहीं कर रहे जितना पहले वाले लॉकडाउन में कर रहे थे। तो इस बार बिजनेसमैन थोड़े तकलीफ में कम है, या तो वो मेंटली प्रिपेयर्ड हो चुके हैं या बैलेंस शीट थोड़ी ठीक हो गई, कई सेक्टर्स में तेजी आई, उसका फायदा मिला है। काफी लोग पिछले साल बेच नहीं पाए और उनके पास स्टॉक पड़ा रह गया, उस स्टॉक की वैल्यू बन गई। कुछ भी हो, सिचुएशन कैसी भी हो, तो इस बार थोड़ा सा वो तकलीफ वाला माहौल कम है। खत्म तो नहीं है, बिल्कुल नहीं हो वो कहना भी गलत होगा। मैं बिजनेसेस के एंगल से बोल रहा हूँ। इंडिविजुअल लेवल पे तो इस बार जो तकलीफ हुई है पिछली बार से ज्यादा हुई, क्योंकि काफी लोगों ने अपने नजदीकियों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को खोया है, तो वो तो एक अलग चीज है और उसकी तो कभी भरपाई हो भी नहीं सकती पैसे से। लेकिन बाकी बिजनेस के हिसाब से इस बार आप देखिए कहाँ ज्यादा मांग आ रही है कि हमें मोरेटोरियम चाहिए, हमें ये चाहिए, वो चाहिए, ये चीजें कम हो गई है बेसिकली। सो ओवरऑल इस लिहाज से मुझे इस बात की संभावना कम लगती है, नहीं के बराबर लगती है कि प्रधानमंत्री किसी तरह के राहत पैकेज का ऐलान करेंगे। वो इस समय नजर नहीं आता। मेरा यही समझना है कि किस तरह से देश अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। अगर वो कोरोना पर ही बोलने जा रहे हैं तो किस तरह से देश अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है और अनलॉक के दौरान किस तरह की गलतियां हमें नहीं करनी है, किस तरह की सावधानी रखनी है, इस पर शायद हम प्रधानमंत्री जी को आज सुनेंगे। जी ओके, तो यही बात है कि अनलॉक से जुड़ा, इकोनॉमी से जुड़कर कुछ प्रधानमंत्री बात कर सकते हैं, बट हमारी नजर रहेगी 5 बजे है प्रधानमंत्री का संबोधन, और ऑफ कोर्स जी बिजनेस पर आपको सबसे बड़ी कवरेज इस इवेंट की आती हुई दिखेगी। आइए फिर आगे बढ़ते हैं, एक्शन को बढ़ाते हैं। सेंट्रल बैंक के नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। ग्रॉस एनपीएज 16.3% से बढ़कर 16.6% के आपको आते हुए दिख रहे हैं। घाटा 1350 करोड़ रुपए का आया है, बट बैंक एक्शन में है क्योंकि यहां पर नतीजों के साथ साथ खबरों का भी ट्रिगर चल रहा है। तो सेंट्रल बैंक पर रखिए नजर, इसके नतीजे आ रहे हैं, कुछ और नतीजे आने दीजिए और फिर आपके लिए एक बार चार्ट पर भी व्यू लेंगे। पर तब तक एक्शन को आगे बढ़ाते हैं। हमारे गेस्ट भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ और सचिन जी के पास एक कॉल है, तो शुरुआत करते हैं बिगुल के साथ। सचिन जी के लिए BTSTT। गुड आफ्टरनून सचिन जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल सर। दीपांशु, यहाँ पर PSE स्टॉक्स पे नज़र है, जिस तरीके से यहाँ पर बिल्टअप्स है, मुझे लग रहा है काफ़ी बड़ी हलचल इस पर्टिकुलर सेगमेंट में होनी चाहिए। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है पावर ग्रिड में एक फ्रेश ब्रेकआउट नज़र आया है 231 लेवल के आसपास, एंड जिस तरीके से इसके RSI एंड ADX में क्रॉसओवर्स है, मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर मोमेंटम आज के दिन के लिए एटलीस्ट 236 तक एक्सटेंड होना चाहिए। पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 240 का। खरीदारी करनी है पावर ग्रिड इस पर्टिकुलर काउंटर में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है यहाँ से अराउंड 231 के आसपास, एंड फ्रेश लॉन्ग्स ऐड करने हैं। इंट्राडे टारगेट होगा 236 का एंड पोजिशनल टारगेट होगा 240 का। ओके, तो पावर ग्रिड, पावर स्टॉक्स में दमदार तेजी बनी हुई है, नजर रखिए, और पावर ग्रिड पर खरीदारी की राय है सचिन जी की तरफ से। देखते हैं वागले साहब क्या रेकमेंड कर रहे हैं। बिगुल, वागले का वंडर। गुड आफ्टरनून वागले साहब, बताएं सर। आफ्टरनून दीपांशु, आफ्टरनून अनिल जी। मेरे रडार पर वो स्टॉक है जो एक ब्रेकआउट के कगार पर है। स्टॉक है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। काफी टाइम के बाद एक कंसोलिडेशन से निकल रहा है। 1500 के ऊपर जैसे ये निकलेगा 25 से 30 रुपए की मूव आज के दिन में ही आ सकती है। तो अभी निकल गया 1500 के ऊपर, तो अभी बाय कर ले।
1487 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और 1540 1550 के 2 टारगेट। ओके, 1540 1550 के 2 टारगेट्स के लिए खरीदारी करनी है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर। ये है आपके लिए वागले साहब की तरफ से राय इस समय। कुछ खबरों वाले शेयर्स भी जान लेते हैं और साथ ही आने वाले दिनों के लिए कौन से इवेंट्स पर आपको रखनी है नजर, इस पर भी आपको एक बार बता देते हैं। हमारे साथ जुड़ रही है हमारी टीम, मानसी और वरुण तैयार हैं। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इवेंट्स पर है नजर। गुड आफ्टरनून दीपांशु। अभी जस्ट आपने डिस्कस किया आज शाम 5 बजे का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम संबोधन देने वाले हैं, इस पर नजर है। इसके अलावा श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस बोर्ड फंड जुटाने पर आज फैसला लेगा। वहीं कल वायदा में मैक्स फाइनेंशियल और पेट्रोनेट एलएनजी के नतीजे जारी होंगे। रेलिगेयर एंटरप्राइज की पूंजी जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक होगी। वहीं बुधवार के दिन वायदा की कंपनियां बाटा और गेल अपने नतीजे जारी करेंगी। साथ ही हुतामा की इंडिया 3 रुपए प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड की एक्स डेट होगी और रैलिस इंडिया भी 3 रुपए प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड की एक्स डेट 9 तारीख यानी कि 9 जून होगी। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ अहम इवेंट्स और ट्रिगर्स। और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, जैसा वागले साहब ने भी कहा, पूंजी जुटाने पर भी नतीजा आने वाला है और अभी स्टॉक में भी एक्शन आ रहा है। वरुण, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से हैं आज के खबरों वाले शेयर्स। ये खबरों में पहले तो नतीजे आए एमआरएफ के। यहाँ आपको नतीजे ऑन द फेस ऑफ इट थोड़े कमजोर लगेंगे क्योंकि बेस क्वार्टर में 450 करोड़ का डिफर्ड टैक्स था, तो उसको अगर एडजस्ट करेंगे तो नतीजे अच्छे। कंसोलिडेटेड मुनाफा 679 करोड़ से घटकर 332 करोड़ हुआ। जैसे कि मैंने कहा कि टैक्स का एडजस्टमेंट है यहाँ पे। आय बढ़ी है 3685 करोड़ से बढ़ के 4816 करोड़। मार्जिन जो है 15.8% बढ़ के 15.9% और कामकाजी मुनाफा 583 करोड़ से बढ़ के 766 करोड़ पे आया है। कंपनी ने 94 रुपए का फाइनल डिविडेंड और 50 रुपए का स्पेशल डिविडेंड यानी कि कुल डिविडेंड 144 रुपए का ये ऐलान किया है। मोलटेक टेक्नोलॉजीज क्यू रेवेन्यूज जो है 21.5% बढ़ी है। मार्जिन में बढ़ोतरी हुई है 10.75% से बढ़ के 24.3% और मुनाफा जो है 1 करोड़ से बढ़ के 3 करोड़ 70 लाख पे आया है। 80 पैसे प्रति शेयर के कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया है। यूनाइटेड ब्रेवरीज, विजय माल्या के जो शेयर्स ईडी के पास थे करीब 4 करोड़ 13 लाख शेयर्स, वो ईडी ने डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल को ट्रांसफर कर दिए हैं। एल&टी, इस कंपनी को बड़े ऑर्डर मिले हैं। एल&टी कंस्ट्रक्शन को करीब 1000 से 2500 करोड़ के रेंज में ऑर्डर मिले हैं। येस बैंक, 10 जून को इस कंपनी की बोर्ड की बैठक है। पूंजी जुटाने के ऊपर, कहीं ना कहीं फंड जुटाने के ऊपर ये कंपनी की बोर्ड जो है वो फैसला करने वाली है। बैंक ऑफ बड़ौदा, करीब 40 एनपीएस है। इनकी बिक्री के लिए कंपनी ने बोलियां मंगाई है। करीब 600 करोड़ के आसपास के ये एनपीएस है। ल्यूपिन, इस कंपनी को यूएस एफडीए से एक दवा के लिए मंजूरी मिली है। और लक्ष्मी मशीन वर्क्स, टेक्सटाइल मशीन डिवीजन और मशीन टूल डिवीजन में काम जो है इस कंपनी ने फिर से शुरू कर दिया है। ये अपडेट इस कंपनी ने दिया है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ खबरों वाले शेयर्स। ढेरों स्टॉक्स पर आपको रिएक्शन आते हुए दिख रहा है। एक बार जरा सेंट्रल बैंक पर राय ले लेते हैं। कुछ और नंबर्स पर क्लैरिटी आ रही है और इनिशियल रिएक्शन भी खत्म हो चुका है। घाटा घटा है, दोनों टाइम ही घाटा रहा है, बट घाटा कम हुआ है इस बार, तो ये एक अच्छी बात है। हालांकि ग्रॉस एनपीएस अगर आप तिमाही दर तिमाही आधार पर देखें तो थोड़ी बढ़त आपको आती हुई दिख रही है ओवरऑल ग्रॉस एनपीएस में। प्रोविजनिंग की बात करें तो वहां पर भी आपने बड़ी बढ़त देखी है। 2180 करोड़ से बढ़कर इनकी प्रोविजनिंग जो है वो 3130 करोड़ तक की आपको आती हुई दिख रही है। और कुल नेट एनपीएस की बात करें तो वो भी 4.73% से बढ़कर 5.77% हुए। तो प्रोविजनिंग में बड़ा उछाल है, उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि नेट एनपीएस बढ़कर आए हैं बैंक के। कुणाल जी हमारे साथ हैं। कुणाल जी, सेंट्रल बैंक की चार्ट पर जरा राय दें। वो बाकी फैक्टर्स की वजह से हम देख रहे हैं कि अभी भी 10% का गेन होल्ड कर रहा है, बट नतीजे तो थोड़े सुस्त रहे हैं सर। देखिए, ऊपरी स्तरों से कुछ गिरावट भी आते हुए दिख रही है दीपांशु। अगर आप देखें 24 रुपए 50 पैसे के आसपास काफी सेलिंग हुई, वो इसके लिए काफी बड़ी रेजिस्टेंस है और मुझे लगता है कि 24 हाफ पार करना इसके लिए आसान नहीं होगा। तो मेरी राय में एक बार के लिए जिनके पास पोजीशन है एग्जिट कर ले। 22 रुपए 50 पैसे के नीचे जाएगा तो स्टॉक वापस से कमजोर हो जाएगा। 24.50 के ऊपर मजबूती आएगी। तो अब नई खरीदारी तभी करनी है जब ये 24.50 को डिसाइसिवली पार कर जाए। तो इन स्तरों पर एक बार प्रॉफिट बुक करके स्टॉक से अलग हो जाने की राय है। स्टॉक्स जबरदस्त एक्शन में दिख रहे हैं इस खबरों के दम पर कि सरकार जल्दी से 2 सरकारी बैंकों का करने वाली है निजीकरण। लेकिन इस वक्त रिजल्ट्स के साथ का भी एक और ट्रिगर सेंट्रल बैंक के लिए। तो आज 2 ट्रिगर सेंट्रल बैंक के लिए आते हुए दिख रहे हैं। ये आपके सामने ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए में बढ़त है
स्टॉक ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा फिसलता हुआ आपको नीचे नजर आएगा। ये है स्टॉक जो कमाल करते हुए आपको नजर आएंगे। कमाल करता हुआ दिखा है एक और स्टॉक और उस पर राय लेनी है बंसल जी आपसे, और उसका नाम है बीपीसीएल। पिछले हफ्ते मोस्टली शुक्रवार को, जहां तक मुझे याद है, आपने कहा कि बीपीसीएल जिस दिन डिविडेंड का ऐलान हुआ उसके बाद थोड़ी जो प्रॉफिट बुकिंग होनी थी हो गई, और उसके बाद उस दिन 482 485 का हाई बनाने के बाद करेक्ट हुआ, और अब वहां से एक ब्रेकआउट की तैयारी करता हुआ दिख रहा है, और वो तैयारी होती दिख रही है बीपीसीएल में। जरा चार्ट देखिए और बताइए अगर खरीदारी इस लेवल पर करनी है या नहीं करनी है तो किस स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ। पहली चीज तो अनिल जी ब्लाइंड बाय है, आंखें बंद करके खरीदना चाहिए। और एक चीज अनिल जी सबको समझनी चाहिए कि ब्रेकआउट का मतलब ये नहीं होता है कि गोली की तरह भागेगा। कई बार ब्रेकआउट होता है, भाग जाता है, कई बार साइडवेज होता है, और ये ब्रेकआउट करके साइडवेज जोन में धीरे धीरे ट्रेड कर रहा है। रिस्क वर्थ टेकिंग है 468 के लेवल पर नजर रखनी चाहिए। इसके नीचे सस्टेन करता है तब निकलना चाहिए। 483 के अराउंड चल रहा है। 468 का एक स्टॉप लॉस लगा के मैं तो ये बोलूंगा इसको छोड़ देना चाहिए। जिस तरीके से अनिल जी राजस्थान में पतंग उड़ाते हैं मकर संक्रांति पर, तो जब पेचे लेते हैं अनिल जी ढील देते हैं, तो 468 का स्टॉप लॉस लगा के इसको छोड़ देना चाहिए। यहाँ पर जो पहला टारगेट बैठता है 508 का, और एक बार 508 के लेवल्स आएंगे तब सफिशिएंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगी, और उसके बाद 530 के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो 530 के अल्टीमेट टारगेट के लिए इसको खरीदना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफी फेवरेबल है। ओके, तो ये है आपके लिए बीपीसीएल पर आए। आइए आशु सर भी हमारे साथ तैयार हैं। आशु सर से पूछते हैं उनकी बाजार पर आए और साथ ही उनके कुछ अगर पसंदीदा स्प्रेड है तो बताएं सर। गुड आफ्टरनून। अनिल जी बाजार पे राय मैंने इंसिडेंटली आज सुबह तरह टेम्पटेशन, मतलब वो टाइम वेस्ट नहीं करना था, हो रही थी, तो एक सुबह कॉल शेयर की थी। मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ अनिल जी। जो वो कॉल थी वो गेल थी, गेल लेना है अनिल जी। मैंने ऊपर ना पूरे सेक्टर की बात की थी अनिल जी। 3-3.5 साल का ब्रेकआउट है ऑयल एंड गैस में। और अनिल जी एक और चीज़ अभी ऐड करता हूँ, 10 से 12 साल, आई थिंक 12 साल के बाद का ब्रेकआउट इंफ्रा स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है अनिल जी। सारे जो पोर्ट्स हैं, पावर हैं, ये जो स्टॉक्स है, जो अभी आप बात कर रहे थे ना कि इतनी क्या कहते हैं सबसे अच्छी तेजी, मतलब ये अभी तक की जो मिड कैप्स की आपने देखी है सबसे लंबी, या आपने शायद कहा था सबसे लंबी, अनिल जी सबसे लंबी और सबसे अच्छी तेजी है अक्रॉस द बोर्ड। और जो सेक्टर नहीं चल रहा वो कैचअप कर रहा है, और लंबे लंबे ब्रेकआउट सारे अनिल जी। कोई 3 साल से नहीं चला, कोई 7 साल से नहीं चला, कोई 12 साल से नहीं चला। तो ये एक अनिल जी बहुत ही बढ़िया चीज है। और मुझे लगता है ये एनटीपीसी, टाटा पावर, गेल की जो मैं बात बार बार कर रहा हूँ, गेल, भेल, ये अनिल जी ये सारे के सारे स्टॉक्स मतलब बिल्कुल लेके कोल इंडिया रख लेने चाहिए, और कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वो जल्दबाजी इसलिए हो जाती है क्योंकि अनिल जी पास्ट में हमने धोखा खाया हुआ है, लेकिन यही टाइम है, मुझे लगता है कि इनमें बहुत पैसे आएंगे, तो बने रहना चाहिए। निफ्टी हाउएवर अनिल जी आई फील कि अब ये 700-800 के बैंड में थोड़ा कंसोलिडेट हो सकता है, 50 पॉइंट का करेक्शन भी आ सकता है। तो इंडेक्स के बाहर ज्यादा सारा एक्शन है, पीएसयू स्टॉक्स में रहिए। और अनिल जी एक और सेक्टर की कॉल है जो मैं अभी आपसे शेयर कर लेता हूं, बिल्कुल की भी जरूरत नहीं है। आईटी में भी ध्यान रखना चाहिए अनिल जी, अब आईटी भी चलेगा। तो टीसीएस की अभी हमने कॉल दी है लेने की, टीसीएस और इन्फी, ये दोनों स्टॉक्स भी अनिल जी अच्छे लगते हैं। काफी टाइम से, मतलब कुछ हफ्तों से, कुछ दिनों से सबड्यूड रहे हैं। अगर किसी को मोमेंटम सेक्टर से थोड़ा सा शिफ्ट करना है तो टीसीएस और इन्फी में भी ध्यान दिया जा सकता है। तो अनिल जी जो मोटा बोला, इंडेक्स में कंसोलिडेशन है, पीएसयू स्टॉक्स लेड बाय इंफ्रा एंड ऑयल एंड गैस बहुत तेज लगते हैं। और अब मुझे लगता है कि सेक्टोरल शिफ्ट थोड़ा सा आईटी में भी जाएगा, लेड बाय टीसीएस एंड इन्फी। तो ये है आपके लिए। अब धीमे धीमे उन सेक्टर्स में भी तेजी बनेगी जहां पर अब तक एक्शन कम हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ये है राय आपके लिए आशु सर की तरफ से। और ऑयल एंड गैस पर जब आप बुलिश है तो एक स्टॉक और आपके रेडार पर आना चाहिए, वो है कैस्ट्रोल। मेरे ख्याल से शुक्रवार का था ये एसआईपी स्टॉक, शुक्रवार का ही था जहां तक मुझे अच्छे से याद है, या पिछले हफ्ते का ही था। कैस्ट्रोल देखिए 151 के आसपास, ये एक ऐसा स्टॉक, सुस्त स्टॉक जो आमतौर पर एक्शन में आता नहीं है, लेकिन जब ये कवर हुआ है 130 रुपए के आसपास आपके लिए एसआईपी स्टॉक में पिछले हफ्ते, तो वहां से बढ़िया एक्शन दिखाता हुआ, तो 10 के पी मल्टीपल पर मिलने वाली एकदम सस्ती एमएनसी। और आशु सर जो आप बात कर रहे हैं कि अब धीरे धीरे स्टॉक्स काफी अच्छे एक्शन में आ रहे हैं, ब्रॉड बेस्ड तेजी हो रही है। अच्छी बात यह है कि अभी भी
हमें मिड कैप में कई सारी अच्छी स्टोरीज ऐसी मिल पा रही हैं जहां पर भरपूर एक्शन है, जहां पर अभी भी वैल्यूएशन कंफर्ट है। नहीं तो आमतौर पर मिड कैप में इतनी बड़ी तेजी होने के बाद आपको स्टॉक्स अच्छे क्वालिटी के मिल नहीं पाते हैं, मिलते तो बहुत महंगे मिलते हैं। आज एक और स्टॉक पॉलीप्लेक्स जिसका हमने जिक्र किया, SIP स्टॉक जहां पर आज हमने रिसर्च दी, वो भी 5-6% मजबूत। तो कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं, पिछले हफ्ते कई सारे आपको बेहतरीन स्टॉक्स ऐसे हमने रिसर्च करके दिए जहां पर अभी भी काफी बड़ी अपसाइड है। तो ये स्टॉक्स हैं जो एक्शन में भरपूर आपको दिख रहे हैं इस वक्त। आइए बढ़ते हैं आगे, कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर आगे है 4 जून को कैस्ट्रॉल हमने रिकमेंड किया था और हम 134 रुपए पर शुक्रवार को, और वहां से 14% ऊपर है, 134 से 150 यानी 15-16 रुपए यहाँ 14-15% की तेजी यहां पर बन चुकी है। एक और स्टॉक पिछले हफ्ते का ही EIL इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, जिसको हमने आज नतीजे आएंगे कमाई कराएंगे में रिकमेंड भी किया, और उसके साथ ही ये स्टॉक आपके लिए SIP में भी था, और ये स्टॉक भी आप देखिए लगभग 5-6% की मजबूती दिखाने में कामयाब। शुगर शेयरों में अनाप शनाप जबरदस्त तेजी चलती हुई दिख रही है, और सीमेंट शेयरों में भी तेजी आगे बढ़ती दिख रही है। सुमित जी, सांगी इंडस्ट्रीज, शुक्रवार को आपने क्लोजिंग शो में रिकमेंड किया था स्टॉक को कि तेजी की तैयारी है, 55 रुपए का आपका पहला टारगेट आया, और उसके बाद 57.5 का अभी भाव है डे हाई के आसपास। बताएं सर, क्या करना है? बिल्कुल अनिल जी, एकदम सही ध्यान है, और अभी तो और चलेगा। स्टॉक के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुई है, और उस दिन भी हमको लग रहा था कि स्टॉक बहुत बढ़िया मूव 1 से 2 दिनों में दिखाएगा, और वैसा का वैसा मूव देखने को मिल रहा है। 60 रुपए का इमीडिएट टारगेट है, वो लेवल ब्रेक होने पे और भी ऊपर का रैली देखने को मिलेगा। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस को होल्ड करें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के अगर ये रैली राइड करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा सांगी इंडस्ट्रीज के अंदर। ओके, तो ये है आपके लिए सांगी इंडस्ट्रीज पर आइए अनलॉक थीम है पूरी तरह से एक्शन में। कुशल हमारे साथ तैयार हैं बताने के लिए पूरी डिटेल्स, किस तरह से अनलॉक थीम पर बाजार का भरोसा लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। बताएं कुशल। बिल्कुल अनिल जी, तो जैसे कि आप बता रहे थे कि लास्ट 2 वीक से हम यहाँ पर इस थीम पर पूरा का पूरा फोकस बनाए हुए हैं, और यहाँ पर अब स्टेट लेवल पर गाइडलाइंस भी आनी शुरू हो गई है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो दिल्ली, महाराष्ट्र और यूपी में अनलॉकिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है आज से, और काफी सारी गाइडलाइंस और रिलैक्सेशंस जो है वो इंडिविजुअल सरकारें जो है देती हुई नजर आ रही हैं। खासकर अगर आप दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर जो मार्केट्स और मॉल्स हैं वो सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक अब खुले रह सकते हैं। ऑड इवन बेसिस पर इनकी जो मेट्रो सेवा है वो भी 50% क्षमता के साथ जो है शुरू हो गई है। साथ ही जो प्राइवेट दफ्तर है वहां पर भी 50% कैपेसिटी पर ऑपरेट करने की अनुमति दे दी गई है। मुंबई की जहां तक बात है ये लेवल 3 कैटेगरी में आ रहे हैं, और यहाँ पर कुछ पाबंदियों के साथ काफी सारे जो पहले रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे वो हटाते हुए दिख रहे हैं, और यहाँ पर भी दफ्तरों में 50% क्षमता के साथ कामकाज करने की अनुमति है। यूपी की जहां तक बात है 75 में से 72 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां से कर्फ्यू हटा दिया गया है, तो वहां पर भी केस लोड जो है लगातार कम होते हुए दिख रहे हैं। तो इन सब चीजों को ये जो रिलैक्सेशन आ रही हैं, ये गाइडलाइंस आ रही हैं राज्य स्तरों पर, उसको ध्यान में रखते हुए काफी सारी थीम्स जो है फिर से फोकस में आती हुई दिख रही हैं और रीमर्ज हो रही हैं। खासकर अगर आप होटल्स और रेस्टोरेंट स्पेस की बात करें तो होटल्स बुकिंग जो ट्रैवल वापस से जो शुरू होता हुआ दिखेगा, यहाँ पर एकोमोडेशन और जो ऑक्यूपेंसी दर है वो बढ़ती हुई दिखेंगी। रेस्टोरेंट्स की जहां तक बात है जिसमें स्पेशलिटी रेस्टोरेंट है, नई लिस्टिंग्स बर्गर किंग, बारबेक्यू नेशन, यहाँ पर फोकस वापस से लौटता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट रिटेल स्पेस में भी आदित्य बिरला फैशन, V2 रिटेल, ट्रेंट जैसी कंपनियां, शॉपर स्टॉप जैसी कंपनियां वापस से फोकस में लौट रही हैं, और मल्टीप्लेक्स और एंटरटेनमेंट वाली जो भी कंपनियां हैं वहां पर भी आपको अब नजर रखनी चाहिए। अब देखिए PVR, आइनॉक्स लेजर, इन सब में लगातार तेजी बनती हुई देखने को मिल सकती है, आज भी ये फोकस में है। और अंत में अगर आप टूर्स एंड ट्रैवल्स की भी बात करें तो यहाँ पर जो एविएशन स्पेस है और खासकर रेल स्पेस में IRCTC आप देखिए आज के सत्र में 7-7.5% की दमदार तेजी दिखा रहा है। और अगर आप महिंद्रा हॉलीडेज जो रिजॉर्ट्स हैं इनके, उसकी भी बात करें तो यहाँ पर भी लगातार फोकस बन रहा है। तो ओवरऑल काफी सारी थीम्स जो है अनलॉक थीम्स खासकर अब फिर से रीमर्ज हो रही हैं, जैसे जैसे स्टेट्स अपनी गाइडलाइंस जो है रिलैक्सेशंस वाली लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो अनलॉक की रिलैक्सेशन की थीम आप देखिए अक्रॉस द बोर्ड कई सारे सेक्टर्स हैं जहां पर आपको जबरदस्त रिटर्न्स आते हुए दिख रहे हैं। और आज 11 बजे के स्पेशल शो में हमने कुछ थीम्स आपको ऑलरेडी बताई थी और सेठी साहब ने भी अपनी रिकमेंडेशंस दी थी, उसका रिपीट भी आपको दिखाएंगे। तो नजर रखिए, अनलॉक थीम का फायदा काफी सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स को हो रहा है। चलिए चलते हैं वागले साहब के पास, एक बिगुल उनके लिए वागले का बंडल।
बताएं वागले साहब। दीपांशु, ये स्टॉक आपने मुझे सुबह पूछा था, लेकिन मेरा व्यू क्लियर नहीं था। मैंने कहा था ये साइडवेज हो सकता है, क्योंकि ये नॉर्मली इतना मूवमेंट देता नहीं है। स्टॉक है एनटीपीसी, लेकिन अभी जो 115 के पार निकल के होल्ड कर रहा है और एक इन्वर्टेड या कप एंड हैंडल पैटर्न बना है, तो मुझे लगता है अगले मतलब आज और कल में ये 120 122 तक जा सकता है। अभी 115.5 115.70 है, तो ₹1.5 का स्टॉप लॉस होगा। एफएनओ में क्लोज स्टॉप लॉस होगा 114.30 का, और 120 122 के टारगेट के लिए आज और कल के लिए प्ले करें। बिल्कुल, एनटीपीसी जैसा वागले साहब कह रहे थे सुबह, धीरे मूव करता है, इमीडिएटली मूव नहीं आती है, बट अब कन्विक्शन है कि मूव आ रही है। पावर स्टॉक्स में है जबरदस्त तेजी, और कुछ स्टॉक्स के बारे में अपडेट भी लेना है अनिल जी से, बस एक ही मिनट में लेंगे। तब तक सुमित जी भी अपनी एक कॉल दे रहे हैं, तो बिल्कुल सुमित जी के लिए सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, आईटी स्टॉक्स में मोमेंटम बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे दिग्गज स्टॉक टीसीएस के अंदर मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। यहाँ पे सीएमपी 3168 3170 पे खरीदारी करे। टीसीएस में कुछ दिनों के कंसोलिडेशन के बाद अब यहाँ से अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है, और ऐसा लग रहा है कि आईटी स्टॉक्स और स्पेशली टीसीएस में यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। नीचे में 3120 3125 के आसपास का सपोर्ट है, तो 3125 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। ऊपर में 3225 और 3250 ये दो लेवल टीसीएस में देखने को मिल सकते हैं। 3225 3250 ऑप्शंस में भी यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है। 3200 वाला कॉल टीसीएस का अभी 56 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। टीसीएस का 3200 वाला कॉल खरीदारी करे, नीचे में स्टॉप लॉस लगाए 40 रुपए का, ऊपर में टारगेट बनेगा 70 रुपए से लेके 80 रुपए तक का, और स्पॉट में टारगेट बनेगा 3225 से 3250। यही हफ्ते में ये टारगेट देखने को मिलने चाहिए, खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, खरीदारी करने की राय है। टीसीएस में यहाँ पर एक के बाद एक ढेर सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो यहाँ पर एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं, और आईटी शेयरों की अभी अभी बात कर ही रहे थे आशु सर, और ऐसे में यहाँ पर टीसीएस का कॉल ऑप्शन 3200 रुपए वाला कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की राय है 56 रुपए में सुमित जी की तरफ से। और फ्यूचर्स खरीदते हैं तो 3125 का स्टॉप लॉस रखिए, 3225 3250 ये दो टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी। ये है राय सुमित जी की। आइए, वक्त से पहले आपके लिए तैयार है सदाबहार सेठी साहब। स्वागत है सेठी साहब आपका। बताएं सर, आज क्या कॉम्बिनेशन? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। आज अनिल जी दो स्टॉक खरीदारी करने के, दोनों कैश मार्केट के स्टॉक हैं। दोनों कैश के। बताएं सर, शुरुआत करिए किसके साथ? अनिल जी, जो पहला स्टॉक है कैश मार्केट का, वो उसी थीम पे है जो थोड़ी देर पहले आप चर्चा कर रहे थे, और पिछले वीक आपने रिकमेंड करा था, कैस्ट्रोल आपने रिकमेंड करा। उसी टाइप की कंपनी है गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट, जो कि अभी 732 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये हिंदुजा ग्रुप की कंपनी है और फास्टेस्ट ग्रोइंग लुब्रिकेंट कंपनी है। कंपनी इंजन ऑयल, गियर ऑयल, ग्रीस वगैरह बनाती है, और जिस तरह से हम अनलॉक थीम की बात कर रहे हैं, जब अनलॉक होगा तो ऑटोमोबाइल्स का भी यूसेज ज्यादा होगा, तो उस लिहाज से इसको भी एक इनडायरेक्ट प्ले अनलॉक थीम पे भी देख सकते हैं। बाकी कंपनी ने नया एक बैटरी बिजनेस भी शुरू किया है, ट्रिमेंडस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, और मार्च क्वार्टर के जो नतीजे है दमदार नतीजे थे। पैट था 59 करोड़ वर्सेस 35 करोड़ लास्ट ईयर के इसी मार्च क्वार्टर में। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी 23%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 31%। डेट भी कंपनी ने रेगुलर इंटरवल पे कम करके अब 0.23 का डेट रेशियो है, डेट इक्विटी रेशियो। पिछले 3 साल के प्रॉफिट का कैगर है 23%। प्रोमोटर्स अच्छी खासी 72% की हिस्सेदारी ओन करते हैं, और FII अराउंड 20%। मुझे स्टॉक करंट लेवल्स पे अच्छा लगता है, खरीदारी करने की सलाह है। शॉर्ट टर्म में टारगेट है 775 का, स्टॉप लॉस रखता है 715 का। 715 के स्टॉप लॉस के साथ 775 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। ये थोड़े वक्त पहले हमने कंपनी के मैनेजमेंट से बात भी की थी नतीजों पर, और बहुत ही शानदार कंपनी, बेहतरीन फंडामेंटल्स, मजबूत स्टॉक, यहां पर खरीदारी करने की राय गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स में। और हिंदुजा ग्रुप के सारे स्टॉक्स एक्शन में दिख रहे हैं। एक और स्टॉक हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस, ये भी आपके सामने रडार पर लाते हैं। आज इस स्टॉक में भी बड़ी तेजी बनती दिख रही है। ग्रुप वाइज स्टॉक्स काफी एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। देखिए 6.5% ऊपर है हिंदुजा ग्लोबल, ये स्टॉक आपके सामने 7% 6% की मजबूती
2400 रुपए के आसपास ये स्टॉक भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और पिछला हफ्ता भर इस स्टॉक के लिए बहुत ही बेहतरीन रहा है। आइए, तो ये है पहला स्टॉक सेठी साहब की तरफ से। सेठी साहब, अगला स्टॉक भी कैश मार्केट का, ये बताएं सर। हाँ अनिल जी, जो दूसरा स्टॉक है कैश मार्केट का, वो भी एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। कंपनी का नाम है वीएसटी इंडस्ट्रीज, जो कि अभी 3530 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड है। बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। कंपनी का नाम है वीएसटी इंडस्ट्रीज, जो कि अभी 3530 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, टोबैको कंपनी, चारमीनार ब्रांड है, जो कि बेहद ही पॉपुलर है। दमदार फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 33.5% के, रिटर्न ऑन इक्विटी 33%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 43%। एक जीरो डेट कंपनी है। पिछले 3 साल का पैट का कैगर है 20% का। तो एक बहुत ही शानदार कंपनी है और मार्च क्वार्टर में परफॉर्मेंस भी अच्छा ही रहा है। और बाकी ये भी अनलॉक थीम की एक बेनिफिशियरी हो सकते हैं। जिस तरह से अनलॉक होगा तो अवेलेबिलिटी बढ़ेगी इनके प्रोडक्ट्स की, तो सेल्स भी बढ़ेगी डेफिनेटली। बाकी इस स्टॉक में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह है। मेरा शॉर्ट टर्म में टारगेट है 3650 का, स्टॉप लॉस रखना 3450। ओके, तो ये है आपके लिए वीएसटी इंडस्ट्रीज। यहां पर भी खरीदारी की चलनी है और साथ ही गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स, 2 कैश स्टॉक्स आपके लिए सेठी साहब की तरफ से जो बेहतरीन रिटर्न्स दिला सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी पिक्स देने के लिए। एक बिगुल किरण जी के लिए, किरण का कमाल। बताएं किरण जी। दीप, वेरी गुड आफ्टरनून। अनिल जी, वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए, निफ्टी आईटी इंडेक्स में आज इंट्राडे में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा सा टेक स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए। मेरा ध्यान है टेक महिंद्रा पे। टेक महिंद्रा अभी 1040, 1041 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आपका स्टॉप लॉस 1032 का रहेगा, 10 रुपए नीचे, पर पहला टारगेट 1060 का रहेगा, जो कल तक आना चाहिए। और अगर 2 दिन देते हैं तो 1080 के आसपास के टारगेट्स आपको देखने को जरूर मिल जाने चाहिए। तो ये सारे लेवल फ्यूचर्स के थे। स्टॉप लॉस 1032, पहला टारगेट 1060, दूसरा टारगेट 1080। और इससे पहले अभी आई थी कॉल टीसीएस पर, और उससे पहले आशु जी ने भी कहा कि आईटी पर थोड़ा रोटेशन आते हुए दिख रहा है। आईटी इंडेक्स भी 1% ऊपर दिख रहा है, पर बाजार है नई ऊंचाई पर और सेंसेक्स भी अपने नए हाई से ज्यादा दूर नहीं है। तो आइए चलते हैं अनिल जी के पास और जान लेते हैं 2:30 बजे की मार्केट स्ट्रैटेजी क्या है। सर, और आपकी स्ट्रैटेजी से पहले डाउ फ्यूचर्स भी रिकवर होते हुए दिख रहे हैं। जो शुरुआती सुस्ती थी आज सुबह की, वो पूरी रिकवर करके डाउ फ्यूचर्स अब पॉजिटिव टेरिटरी में आ गए हैं। साथ ही हम देख रहे हैं कि यूरोप के बाजारों में भी ठीक ठाक एक्शन है। थोड़ी सुस्त शुरुआत हुई थी, बट अब वहां पर भी रिकवरी के संकेत हैं। लगभग सारे के सारे यूरोप के बाजार अब पॉजिटिव टेरिटरी में आ गए हैं। एशिया की बात करें तो जापान और चाइना पॉजिटिव क्लोज हुए थे। हांगकांग में 0.5% की गिरावट जरूर थी। तो ग्लोबल मार्केट्स ठीक ठाक हैं सर, थोड़े रिकवर हो रहे हैं और हमारे बाजार नए हाई पर हैं। बताएं क्या करना चाहिए। तो दीप, आपको याद होगा सुबह 9:08 पर हम यही बात कर रहे थे कि जब 15,725 के आसपास निफ्टी खुल रहा था तो हमारा यही कहना था कि यहां भी लीजिए। 15,675 पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, वहां पर और ऐड कीजिए, नीचे आए तो डरिए मत। और 15,775, 15,800 तक के टारगेट है। 15,773 का हाई बना चुका है। आज का लो 15,678 का। एग्जैक्टली अपने पहले सपोर्ट लेवल पर अगर आपने खुलते ही खरीदा है, पहले सपोर्ट पर खरीदा है, तो आप इस वक्त 50 से 75 पॉइंट के मुनाफे पे आराम से बैठे हैं। तो ये आपके लिए एकदम एंट्री पॉइंट परफेक्ट रहा। अब भी आप होल्ड करिए अपनी पोजीशन को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बैंक निफ्टी जब 15,450 के 35,450-75 के आसपास खुल रहा था तो हमारा ये कहना था कि यहाँ इंतजार करें। 35,425 और 35,350 2 एंट्री लेवल है। आज का लो आप देख लीजिए 35,338 है। तो बैंक निफ्टी भी अपने एकदम एग्जैक्ट सपोर्ट लेवल पर, लेकिन 35,525 के ऊपर टिका नहीं है। अब बैंक निफ्टी में फ्रेश पोजीशन तो अभी तक तो दोनों ही अपने पहले सपोर्ट लेवल को होल्ड कर रहे हैं। अब आइए मैं आपको बताता हूं, पहले निफ्टी की बात करते हैं। मजे की बात देखिए, निफ्टी में 15,700 के लेवल पर पुट और कॉल दोनों में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ। ऐसा कम देखने को मिलता है कि सीरीज में आप एक ही स्ट्राइक प्राइस पर पुट और कॉल दोनों में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखें। 15,700 के पुट पर 45 लाख शेयर है, 15,700 के कॉल पर 39 लाख शेयर। और ये फंसे नहीं, बुरी तरह से फंस गए। कैसे? क्योंकि 15,700 के पुट में आज जुड़े हैं 27 लाख शेयर। पुट राइटर बहुत स्ट्रांग है। पहली चीज,
अब आपके लिए आज बेस 15,675 15,700 हो गया, इसके नीचे बंद नहीं होगा बाजार, ये 100% है। पूरी संभावना ये है कि बाजार जोर लगाकर 15,800 825 की तरफ जाने की कोशिश करे। एक बार 15,800 पार किया तो बहुत तेजी से एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग होगी, और वो इसलिए होगी दीप, करीबन आप 40 और 20 60 और 30 90 15,800 पार करते 90 लाख शेयर कॉल राइटर्स ऐसे हैं जो शॉर्ट हो जाएंगे। अभी ऑलरेडी 15,750 के ऊपर करीबन 60 लाख शेयर कॉल राइटर्स, बल्कि 70 लाख शेयर कॉल राइटर्स शॉर्ट है। तो अब शॉर्ट कवरिंग निफ्टी को गिरने नहीं देगी आज के लिए, और उसके ऊपर अब आपके लिए डाउ फ्यूचर्स बेहतर होते हुए दिख रहे हैं, तो वो शॉर्ट कवरिंग में आग में घी डालने का काम करेंगे। इसलिए आपको निफ्टी को होल्ड करना चाहिए, ऐड करना चाहिए, नीचे आए तो और लेना चाहिए। 15,800 825 के टारगेट के लिए, डे टारगेट के हिसाब से यहां पर अब भी जगह है, और जिस तरह के डेटा बन रहे हैं पूरी संभावना इस बात की लग रही है कि डे हाई की तरफ बाजार बंद होने की कोशिश करे। अभी तक डेटा से ये दिख रहा है। और एक बार जरा डाउ फ्यूचर्स भी ले आए, जैसा आप कह भी रहे थे कि डाउ फ्यूचर्स थोड़े बेहतर होते दिख रहे हैं, हरे निशान में आते हुए दिख रहे हैं, देख लेते हैं वहां पर कितनी मजबूती, तो उससे आइडिया लग जाएगा कि वाकई में मजबूती ज्यादा नहीं, सुस्ती है 5 मिनट, लेकिन नीचे से ऊपर आए। तो पहली बात तो ये होगी निफ्टी पे, तो आपके लिए सपोर्ट 15,675 15,700, ऊपर 15,800 825 ये रेंज। आइए बैंक निफ्टी। सिमिलरली जो हाल निफ्टी का है वही हाल बैंक निफ्टी का है। जो हाल निफ्टी में 15,700 का है वही हाल बैंक निफ्टी में 35,500 का है। 35,500 के पुट और कॉल दोनों पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है दीप, एक ही स्ट्राइक प्राइस पर। सोचिए मजे की बात है, 35,500 के पुट पर 19 लाख शेयर है, कॉल्स पे 23 लाख शेयर है। फर्क सिर्फ इतना है, निफ्टी ने अपने इंपॉर्टेंट लेवल से बड़ा ब्रेकआउट दे दिया 50-75 पॉइंट का, बैंक निफ्टी अब भी अटका पड़ा है। तो बैंक निफ्टी में आपको क्या करना है? इंतजार। कितना इंतजार? आज का हाई पार करने का। 3 बजे के पहले 35,550 नोट करके रखिए, एकदम अच्छे से बोल्ड लेटर्स में फिर से अंडरलाइन करके बोल रहा हूं, इन्वर्टेड कोमाज में 35,550 स्पॉट लेवल बोल रहा हूं। अभी 35,500 चल रहा है, 35,550 के ऊपर निफ्टी निकल जाए बैंक निफ्टी और 3 बजे तक टिके, तो किसी के इनविटेशन का इंतजार मत करना कि खरीदना है। क्योंकि आजकल बहुत लोग मुझे बोलते हैं आजकल आप बैंक निफ्टी पे कॉल नहीं देते हो, पहले इतने देते थे। अब कहां से कहां एक आदमी की बैंडविड्थ होती है, कहां देख सकते हैं। कैश के स्टॉक्स में इतना एक्शन है, वो ज्यादा बैंक निफ्टी के मुकाबले में वो ज्यादा भागते हैं, वहां ज्यादा एक्शन होता है, वहां नहीं दो तो रुक जाओगे। तो इसलिए, लेकिन फिर भी मैं आपको अभी बता दूं, अगर 3 बजे के पहले 35,550 के ऊपर बैंक निफ्टी टिक गया, 35,700 35,800 आज ही दिख जाएगा। ऊपर के जो लेवल होंगे 35,650 35,725 35,800, इन 3 लेवल्स को आज ही आप देख पाएंगे अगर बैंक निफ्टी 35,550 के ऊपर आज हाई नया बनाकर 3 बजे के पहले टिक गया, और जिसकी संभावना पूरी बन रही है वो देखते हैं। लेकिन है 35,500 कश्मकश का लेवल, इसमें कोई डाउट नहीं। तो बहुत क्लियर कट डेटा बन चुका है और मैं आपको बता चुका हूं। बाकी रहा सवाल कल का, 3:20 पर डिसाइड करेंगे कल के लिए क्या करना है। फिलहाल अब से लेकर 3:20 तक तेजी का व्यू रखकर चलना है, और आज का हाई पार करने के बाद बैंक निफ्टी में आखिरी 1 घंटा फायरवर्क्स होने की संभावना बनेगी, इस पर आपको फोकस करना है। जी दीप। बिल्कुल सर, तो निफ्टी पर तो फायरवर्क्स ऑलरेडी हैं, अब बैंक निफ्टी भी फायरवर्क्स के लिए तैयार है। और सर आपके ढेरों पसंदीदा स्टॉक्स भी आज जबरदस्त एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। 2 स्टॉक्स तो ऑलरेडी सर्किट पर हैं, मजगांव डॉक और हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज। इसके अलावा जो रीसेंट रिकमेंडेशन है, प्राज इंडस्ट्रीज पहला टारगेट तो फ्राइडे को ही हिट हो गया था, आज दूसरा टारगेट 400 का हिट हुआ और वहीं पर स्टॉक भी होल्ड करते हुए दिख रहा है। इसके अलावा हम जबरदस्त एक्शन आपके और रिकमेंडेशंस में भी आते हुए देख रहे हैं। रेलिगेयर जबरदस्त तेजी में है, कुछ टारगेट्स पिछले हफ्ते हिट हुए थे, कुछ टारगेट्स और आज हिट हुए हैं और उसके ऊपर जा रहा है 150 के करीब रेलिगेयर। और आज का लोन सेल कॉल अदानी एंटरप्राइजेस जो पुट्स के जरिए आपने बिकवाया था 4.5% नीचे, तो थोड़ी अपनी रीसेंट कॉल्स पर भी अपडेट्स दें सर। दीप अपडेट में देखिए, पहली चीज रेलीगेयर अभी कहाँ है? मेरे ख्याल से कल 8 तारीख है ना, हाँ, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं आप। अच्छी तेजी होगी, 146 रुपए 156 रुपए का हाई बनाकर भी आया, यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की राय है। प्राज इंडस्ट्रीज में भी प्रॉफिट बुक करने की राय है, बढ़िया भाग चुका है, 400 रुपए के टारगेट भी आए और उसके ऊपर के भी टारगेट्स आते हुए दिखे। प्राज इंडस्ट्रीज मेरे ख्याल से 404-5 का हाई बनाया, यहाँ प्रॉफिट बुक कर लीजिए। फिर क्या बचा आपका? अदानी एंटरप्राइजेज। मेरे ख्याल से पुट्स में भाव उतना नहीं बढ़ा होगा जितना फ्यूचर्स में बढ़कर आया। फ्यूचर्स में तो हमारी मजबूत बाजार में भी आप देखिए जिस भाव में आपको बोला है
1685 में, वहां से कम 50-60 रुपए निकला है। तो आप अपनी कॉस्ट का स्टॉप लॉस रखें, मुनाफे के सौदों को नुकसान में न जाने दें, और अभी भी खड़े रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कॉस्ट का स्टॉप लॉस जरूर वहां पर कर लें। ये है। और कौन सा स्टॉक है दीप? अगर हाँ, एक बैंक ऑफ इंडिया, वो पहला टारगेट हासिल करके वापस 81-82 रुपए की रेंज में, वहां पर आप अपनी कॉस्ट का स्टॉप लॉस रखें, और अगर उसकी आपकी कॉस्ट के नीचे जाता हुआ दिखे तो निकल जाए। ये सारे टारगेट्स हैं। इसके अलावा अगर मैं कोई और भूल रहा हूं तो आप मुझे पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आईबुल हाउसिंग हमने परसों ही बोल दिया था, वो वहां पर जो ऑप्शंस, कॉल ऑप्शंस लेने की राय दी थी, उसके टारगेट आ चुके थे। तो ये सारे, तो बेसिकली जहां जहां पर प्रॉफिट आता हुआ दिख रहा है वहां पर बुक करें। और इस बीच कुछ अपडेट देना चाहते हैं कुणाल जी भी, कुणाल जी के पास है जी। कुणाल जी बताएं सर। अनिल जी देखिए, मैं अपडेट नहीं देना चाहता, अभी दीपांशु ने बताया आपकी कॉल्स के बारे में। तो अनिल जी देखिए, जो आपने मसगांव डॉक बताया, कैस्ट्रॉल बताया, अनिल जी ये स्टॉक्स तो भाग गए, और ये सब 10-10, 15-15%, 20% भाग गए। तो इसमें मुझे उतना आश्चर्य नहीं हुआ अनिल जी, जितना आपकी ये जो अडानी एंटरप्राइजेस की बिकवाली की कॉल में जो गजब आपने किया है। अनिल जी देखिए, एक ट्रेन मान लीजिए पूरी रफ्तार से भागती हुई आ रही हो, और अनिल सिंघवी जी उसके बिल्कुल सामने खड़े हो जाएं, और अनिल जी भागती हुई ट्रेन को रोक दें, तो अनिल जी ये दुस्साहस या साहस आपने किया कैसे अनिल जी? सीरियसली ये दुस्साहस वाला मुझे पीछे मुड़ के देखता हूं तो ठीक है, नहीं तो मतलब है ना, इज्जत जाती तो बहुत तगड़ी वाली जाती थी कि तेजी के मार्केट में अदानी ग्रुप के स्टॉक में आप अगर शॉर्ट कॉल देना है, खतरे से खाली नहीं है। पता नहीं कहां से आया एक्चुअली, एकदम से ऐसी स्क्रीन दिखी कि ये तो स्टॉक जोर से जाने को तैयार है, निकल गया। बाद में आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत देर तक स्टॉक उसी प्राइस के आसपास है। मैंने कहा वाह बेटा, ये क्या कॉल दिया है। लेकिन टचवुड, वो जो क्या जनरली क्या होता है, इसका एक ही मतलब, मैं चार्ट्स देख नहीं पाता, आता नहीं, लेकिन जो एक कई बार क्या होता है, स्क्रीन आपको एक सेंस देती है। देखिए आप सुबह सुबह देखिए, जहां खुला वहां, जबकि बाकी सारे ग्रुप के स्टॉक बड़े मजबूत हैं, लेकिन ये स्क्रीन सेंस दे रही है कि ये नीचे जाने को तैयार है। एकदम से खुलते ही जिस तरह से वो भगदड़ सी मचती ना, उस तरह का। तो पता नहीं कहां से सेंस आया, लेकिन ठीक है, चलो टचवुड ठीक हो गया। जी आशु सर कुछ कह रहे हैं। जी आशु सर। अनिल जी देखिए, आप मेरे को बदनाम करते हैं और कहते हैं कि 100 प्लस में कमाने में और 25 माइनस में ज्यादा खुशी होती है। आज देख लीजिए आपकी खुशी कैसे पकड़ी गई है, और कुणाल जी ने कितनी जल्दी पकड़ ली। मतलब कैसे, मतलब आप देखिए एंजॉय कर रहे हैं जो तेजी में शॉर्ट कॉल निकाली आपने। सवाल ही नहीं है। एक तो पहली बात यह है, मंदी के कॉल में जो आपका कॉन्फिडेंस है, मेरा उसका 10% नहीं है। दूसरी बात, मैं तो खुद अपने आप पे सरप्राइज कर रहा हूं कि मैंने ऐसा किया कैसे। और तीसरी बात, खुशी तो मुझे अभी भी प्राज इंडस्ट्री, रेली गेयर, वो वाले कॉल देने पर है। आई एम श्योर बहुत ज्यादा लोगों ने अदानी एंटरप्राइजेस शॉर्ट किया नहीं होगा, और इसलिए कोई बहुत लोगों का पैसा बने नहीं। जहां पैसा बने लोग, वहां पर खुशी ज्यादा है। एनीवे, लेकिन आपने पकड़ा सही है, आपकी बात तो सही है, इसमें कोई डाउट नहीं। आइए कुछ और कॉल्स हैं बैक टू बैक। बिगुल, कुणाल जी, राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का, उसके बाद सचिन जी भी है तैयार। बताएं सर। अनिल जी खरीदारी की राय है, और खरीदना है अनिल जी ब्रिटानिया, जिसके चार्ट पर एक डबल बॉटम पैटर्न विकसित हुआ है, और ये ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। ये आमतौर पर स्लो मूविंग काउंटर है, लेट चलता है, लेकिन अनिल जी जिस तरह का स्ट्रक्चर है, इसमें बड़ी तेजी बनेगी। ब्रिटानिया, इन स्तरों पर हमारी खरीदारी की राय है। ओवर टू राकेश। अनिल जी ब्रेकआउट आ रहा है डबल बॉटम से पैटर्न से 3490 3490 का स्टॉप लॉस लगाना है। 3650 3650 के लिए ब्रिटानिया है हमारा चार्ट कॉर्नर पे। ओके, 3650 के टारगेट के लिए करें खरीदारी ब्रिटानिया में। सचिन जी के लिए बिगुल बीटीएसटी का। बताएं सर। ब्रेकआउट नज़र आया है नौकरी इस पर्टिकुलर काउंटर में। सो जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अराउंड 5000 के लेवल्स भी इस पर्टिकुलर मूव में हासिल हो जाए। बट शॉर्ट टर्म के लिहाज से मुझे लग रहा है यहाँ पे स्टॉप लॉस काफ़ी क्रिटिकल होगा। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 4625 के आसपास। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करनी है नौकरी में। फर्स्ट टारगेट होगा 4885 का, जो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट ऊपर है, एंड फाइनल टारगेट होगा अराउंड 5000 का। खरीदारी करनी है नौकरी के फ्यूचर्स में।
ओके, तो ये है आपके लिए इन्फो एज पर खरीदारी की राय। मोमेंटम में काउंटर आपको आते हुए दिख रहा है, नजर रखिए। आज सुबह हिमांशु जी भी इस पर खरीदारी की राय देकर गए थे। आइए स्वागत करते हैं निफ्टी के निशानेबाज नितिन मोरारका साहब का। स्वागत है नितिन जी, गुड आफ्टरनून। बताएं क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सर? देखिए यहाँ पे 15,700 की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे जिसका प्राइस 125 के आसपास है। डेटा पॉजिटिव लग रहा है, मुझे लग रहा है पॉजिटिव मूव आनी चाहिए। तो इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो बनेगा 100 रुपए का और टारगेट बनेगा 160 रुपए का। तो हम इन द मनी कॉल ले रहे हैं। 15,700 की कॉल 125 में मिलती है। 100 का स्टॉप लॉस, 160 165 ऐसे टारगेट होंगे। ओके, तो 15,700 की कॉल खरीदे निफ्टी की, ये है आपके लिए नितिन जी की राय। बैंक निफ्टी पर डेटा क्या कह रहा है सर? देखिए बैंक निफ्टी पे भी डेटा काफी स्ट्रांग है और उसकी बुल कॉल स्प्रेड हम बना सकते हैं क्योंकि अभी बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं आई है, वेयर एज निफ्टी में पॉजिटिव मूव है। तो हम बैंक निफ्टी की 15,500 की कॉल ऑप्शन लेके 35,500 की लेके 35,800 की बेचेंगे, जो करीब 140 रुपए में बनती है। इसका 100 रुपए का स्टॉप लॉस होगा और 230-240 स्प्रेड का टारगेट होगा। यानी व्यू पॉजिटिव रखना है। 35,800 के टारगेट लग रहे हैं, इसलिए मैं एट द मनी कॉल ले रहा हूं और 300 पॉइंट आउट ऑफ द मनी कॉल बेच रहा हूं। 35,500 की लेके 35,800 की बेचनी है। ओके, तो स्प्रेड बनाया जा सकता है बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में अगर आप देखें तो 15,700 की नेकेड कॉल भी खरीदी जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार का एक्शन समझाने के लिए। बॉटम लाइन ये है कि दोनों पर पॉजिटिव एक्शन आप एक्सपेक्ट करें, और अनिल जी भी आपको कह ही रहे थे कि बड़ी मूव के लिए तैयार है बैंक निफ्टी अगर ये 35,500 की रेजिस्टेंस क्रॉस कर लेता है तो। पर आइए एक स्टॉक जहां आज आप सुबह से ही दबाव देख रहे हैं और काफी ज्यादा दबाव आते हुए दिख रहा है बजाज फाइनेंस पर। जानते हैं देवांशी के साथ कि क्या चल रहा है बजाज फाइनेंस में और क्यों है स्टॉक पर इतनी परेशानी। बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए वीकेंड के दरमियान हमने देखा कि बजाज फाइनेंस की जो कॉन कॉल होती हुई दिखी थी और वहाँ पे मैनेजमेंट ने कहा है कि जो लंबी अवधि है उसमें उन्होंने उनकी गाइडेंस में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म है वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें उनको दिख रही हैं। स्पेशली पहली तिमाही और साथ ही जो दूसरी तिमाही है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें उनको देखनी पड़ रही है। उनका मानना है कि जो लॉकडाउन है उसका सबसे ज़्यादा जो असर है वो B2B सेगमेंट और साथ ही ऑटो जो इनका फाइनेंस सेगमेंट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा आता हुआ दिख रहा है। कंपनी का जो रीइंबर्समेंट है जो उन्होंने प्लान किया था उसकी तुलना में केवल 60% तक डिलीवर कर पाए हैं। साथ ही ओवरऑल जो लोन्स हैं उसमें भी आप देखिए B2B और साथ ही जो ऑटो है उसमें भी जो प्लान किया था उसमें अप्रैल महीने में केवल 70% डिलीवर कर पाए और मई में 40% ही डिलीवर कर पाए हैं। तो 60% जो प्लान किया था उससे कम है। इसके चलते आप सबसे ज़्यादा प्रेशर देख रहे हैं। उनका कहना है कि जो दूसरी लहर है उसमें AUM ग्रोथ पर 4,000 से लेके 5,000 करोड़ तक का इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। साथ ही जो असेट क्वालिटी है उस पर भी थोड़ा सा दबाव रह सकता है, यानी कि ओवरऑल जो ग्रॉस NPAs हैं वो थोड़े से बढ़ते हुए दिख सकते हैं पहली छमाही में। और उनका ये कहना है कि जो क्रेडिट कॉस्ट है वो 1100 करोड़ से लेके 1,300 करोड़ तक बढ़ते हुए दिख सकते हैं और इसी के चलते उनका जो क्रेडिट कॉस्ट रेशियो है वो भी आने वाले छमाही में बढ़ता हुआ दिखेगा। तो शॉर्ट टर्म पेन बहुत ज़्यादा इनको लग रहा है और साथ ही अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो इन्होंने गाइडेंस इंटैक्ट रखा है। स्टॉक महंगा है, सबसे ज़्यादा महंगे वैल्यूएशंस पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आप देखिए इसका अगर इंडस्ट्री PE देखते हैं तो करीब 50 के लेवल्स के आसपास है, लेकिन बजाज फाइनेंस हम देखते हैं करीब 78 PE पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और इसके चलते हम देख रहे हैं कि आज ज़्यादा दबाव है। ब्रोकिंग हाउसेस भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। JP मॉर्गन न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं, 5100 तक के टारगेट्स हैं और साथ ही सिटी ने भी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है लेकिन 5800 तक के टारगेट्स दे रहे हैं। पिछले कई दिनों में हमने देखा है ओवरऑल जो मार्केट में अच्छी रैली आती हुई दिखी थी, इसमें बजाज फाइनेंस ने भी परफॉर्म किया है। एक महीने में करीब 4% तक के गेंस आते हुए दिखे हैं स्टॉक में और करीब इस साल में भी हमने देखा है करीब 10% के आसपास तक के जो रिटर्न्स हैं वो स्टॉक ने दिए हैं। तो महंगे वैल्यूएशंस हैं, स्टॉक चल चुका है, इसी के चलते शॉर्ट टर्म में जो उन्होंने गाइडेंस पे थोड़े से कॉशियस हैं तो इसके चलते आज स्टॉक में थोड़ा सा दबाव देखने मिला है। ओके, तो ये है आपके लिए बजाज फाइनेंस। अपडेट से स्टॉक पर थोड़ा दबाव बनते हुए दिखा है। वागले साहब, आज की जो गिरावट है क्या व्यू बनता है सर? 5,700 के करीब सपोर्ट देखते हैं और वीकनेस आ सकती है या फिर यहां से बाउंस बैक पॉसिबल है सर? इसका चार्ट
कि आप यहाँ पर बेच भी नहीं सकते, यहाँ पर ले भी नहीं सकते। बेच इसके लिए नहीं सकते क्योंकि बाउंस बैक में ट्रैप हो सकते हैं। मुझे बेचना होगा तो मैं 58.20, 58.30 ये लेवल की राह देखूंगा और फिर 58.70 का स्टॉप लॉस होगा। लेने के लिए थोड़ा सा और डाउनसाइड बाकी है, मुझे लगता है ये 5700, 5680 तक नीचे में जा सकता है। ओके, नजर रखिए बजाज फाइनेंस ऑफ कोर्स इनके अपडेट की वजह से रिएक्ट कर रहा है। थोड़ी देर में अनिल जी की तरफ से कल के 2000 आने की तैयारी है, नजर रखिए वहां पर, देखते हैं सर को इस समय क्या पसंद आ रहा है। पर एक और थीम जहां पर आप लगातार एक्शन बनते हुए देख रहे हैं, शुगर स्टॉक्स बढ़िया तेजी बनती हुई दिख रही है और जी बिजनेस की खबर पर मुहर भी लगी है। तो आइए एक बार आशीष से जानते हैं कि शुगर में क्या एक्शन है, हमारी कौन सी खबर पर अब आप स्टॉक्स पर और तेजी बनते हुए देख रहे हैं। आशीष बताइए। दिपांशु, लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं शुगर सेक्टर को एथेनॉल थीम को लेकर, और जी बिजनेस ने सबसे पहले आपको एक खबर बताई थी कि एथेनॉल को स्टैंड अलोन फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। इसके ऊपर देखिए विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहर लगाई और E100 प्रोग्राम का शुरुआत की, पायलट प्रोजेक्ट, जहां पर पुणे में अगर आप देखें तो 3 एथेनॉल स्टेशन लॉन्च किए गए हैं। और अब अगर देखें तो सरकार का पूरी तरीके से जो फोकस है वो एथेनॉल पर आते हुए दिख रहा है। मैं कुछ की हाइलाइट्स आपको बता देता हूँ इस प्रोग्राम की। सबसे पहले देखिए इस संबोधन में जो है ग्रोथ बताई गई कि कैसे जो एथेनॉल की स्टोरी है अब वो प्ले आउट करते हुए नजर आ रही है। 2014 में अगर आप देखें तो भारत में केवल 1.5% की ब्लेंडिंग होती थी, अब ये आंकड़ा बढ़कर 8.5% हो गया है। 2014 में 38 करोड़ लीटर का जो है प्रोक्योरमेंट हुआ था, अब एथेनॉल का प्रोक्योरमेंट अगर आप देखें तो 320 करोड़ लीटर के पार हो गया है। और जो ऑयल कंपनीज हैं इन्होंने प्रोक्योरमेंट पर करीब 21,000 करोड़ खर्च किए हैं। और एथेनॉल से देखिए स्टोरी से ना कि सिर्फ शुगर सेक्टर को और एथेनॉल कंपनीज को फायदा होगा, ये देश के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत जैसा कि सभी जानते हैं बहुत बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। करीब हमारी जरूरत का 85% जो है इंपोर्ट करते हैं। तो ब्लेंडिंग अगर बढ़ेगी तो इंपोर्ट्स हमारे रिड्यूस होते हुए नजर आएंगे, किसानों को भी फायदा होगा और बायोफ्यूल के इस्तेमाल से देखिए पर्यावरण को भी लाभ मिलता है। लेकिन देखिए स्टोरी की अभी जस्ट शुरुआत हुई है क्योंकि जो सेक्टर है ग्रोथ फेज में है। इससे पहले से बहुत ही साइक्लिकल माना जाता था, लेकिन अब जो है एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी साबित हो रही है। और ये थीम सबसे पहले जो है जी बिजनेस ने आपको हाईलाइट की, कॉन्स्टेंटली हम आपको इसके डेवलपमेंट्स बता रहे हैं। देखिए 20% ब्लेंडिंग का अर्थ है कि 1000 करोड़ लीटर एथेनॉल की आवश्यकता होगी। फिलहाल अगर आप शुगर कंपनीज के पास क्षमता देखें तो 300 से 350 करोड़ लीटर के आसपास की है, यानी अगर आप देखें तो इंडस्ट्री करीब 3 से 4 गुना बढ़ने का क्षमता रखती है। 20% 2023 तक ब्लेंडिंग होगी, लेकिन आंकड़ा अगर आप देखें दूसरी देशों की तुलना में जो एथेनॉल में मार्केट लीडर है ब्राजील, वहां पे देखें तो करीब 40 से लेकर 50% तक की ब्लेंडिंग होती है। यानी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो है ग्रोथ स्टोरी है वो इंटैक्ट है और आगे भी बढ़त का बढ़िया हेडरूम नजर आता है। इस पूरी स्टोरी में देखिए स्टॉक सबसे पहले जो हाईलाइट किए थे जी बिजनेस ने, वहां पर लगातार आपको फोकस बना के रखना है। श्री रेणुका शुगर्स एथेनॉल में अगर आप देखें तो 24 करोड़ लीटर के साथ हाईएस्ट इनके पास क्षमता है और क्षमता विस्तार भी कर रहे हैं। FY23 तक अगर आप देखें तो ये 24 से बढ़ाकर 33 करोड़ लीटर अपनी क्षमता कर लेंगे। दूसरे नंबर पर आता है बलरामपुर चीनी, 18 करोड़ लीटर के आसपास की अभी फिलहाल क्षमता है जो बढ़कर 30 करोड़ लीटर हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो धामपुर है, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, ये भी कंपनी जो है एथेनॉल की अपनी जो क्षमता लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। प्राज इंडस्ट्रीज पूरी इस स्टोरी का सबसे बेनिफिट जो है इसी स्टॉक को होते हुए दिखा है क्योंकि एथेनॉल प्लांट्स के बनाने का काम प्राज इंडस्ट्रीज ही करती है। इसजैक हेवी इंजीनियरिंग, ये भी एक ऐसा स्टॉक है जिसको सीधा फायदा देखने को मिल सकता है क्योंकि कंपनी बॉयलर्स बनाती है। तो ये कुछ स्टॉक है जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल, तो ढेरों स्टॉक्स है जहां पर आपको रखनी चाहिए नजर और भरपूर एक्शन यहां पर आते हुए दिख रहा है। शुगर स्टॉक्स, प्राज इंडस्ट्रीज, अनिल जी ने लगातार आपके लिए थीम आइडेंटिफाई करी है पिछले कुछ हफ्तों के लिए और देखिए जबरदस्त तेजी में है। आइए अब देखते हैं अनिल जी को और क्या पसंद है इस बाजार में। बिल्कुल कल के 2000 दीप खरीदारी करने की राय है और वो है फिलिप्स कार्बन ब्लैक। 230 रुपए के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 233 रुपए के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखा है। एक्चुअली आज आप देखेंगे पूरे आरपीजी संजीव गोयनका ग्रुप के शेयरों में जबरदस्त तेजी होती हुई दिख रही है। मैं देख रहा हूँ सारे ग्रुप के स्टॉक्स तेजी से भाग रहे हैं। 8% स्पेंसर रिटेल ऊपर है, सीईएससी 8% ऊपर है। उसके अलावा फर्स्ट सोर्स तो ठीक है 2-2.5% ऊपर है। फिलिप्स कार्बन भी अब यहां से बहुत तेज दौड़ लगाने को तैयार है। एक तो ये कि ग्रुप के सारे शेयरों में तेजी होती दिख रही है। दूसरा ये कि जो कार्बन ब्लैक के दाम है
वो मजबूती से ऊपर आते हुए दिख रहे हैं। लास्ट वीक फिर से 4% दाम बढ़े, 79 से 83 रुपीज तक दाम पहुंचे। तो लगातार इंटरनेशनल मार्केट में भी और लोकल मार्केट में भी कार्बन ब्लैक के दाम बढ़ रहे हैं और तेजी से बढ़ रहे हैं। उस लिहाज से हमें लगता है कि यहाँ पर खरीदारी का एक मौका बन सकता है। 220 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। आज का लो कहाँ है वो देख लीजिए। हाँ, 224 के आसपास है, तो 224 का स्टॉप लॉस रख लें। आज के लो के आसपास 240 तो पार कर ही चुका है। 245, 250, 260 तीन टारगेट रखे। 240 का भी मैंने सोचा था, लेकिन उसके तो पार ही निकल चुका है। तो दूसरा टारगेट जो है वो 245 का है। 245, 250 और 260 ये तीन टारगेट और ऊपर के रखिए, जिसके लिए खरीदारी करें आप फिलिप्स कार्बन ब्लैक में। कार्बन ब्लैक के स्टॉक्स में अच्छी तेजी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। इसी पर एक बार चार्ट्स पर राय ले ली जाए जल्दी से सुमित जी के साथ। सुमित जी, फिलिप्स कार्बन ब्लैक देखिए चार्ट्स। स्टॉक वन वे तेजी के ट्रेंड में है। स्टॉक अपवर्ड राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के अंदर अभी जस्ट आपका पिक आने के बाद इसमें ब्रेकआउट आया है। रिसेंट के हाइस ब्रेक हो गए हैं और ये 250 का पहला टारगेट बनेगा और 250 के लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है तो फिर 270 से 275 तक के लेवल पोजिशनल टारगेट के तौर पे इसके अंदर बन सकते हैं। तो मेरे हिसाब से पोजीशन होल्ड करके चले, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इसके अंदर इस्तेमाल करते चले 250 से 275 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए फिलिप्स कार्बन ब्लैक। जबरदस्त ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है काउंटर पर। बात करते करते 8% की तेजी आपको दिख रही है और 245 का पहला टारगेट ज्यादा दूर नहीं है। 243 के डेज हाई पर फिलिप्स कार्बन ब्लैक फिलहाल आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। चलिए चलते हैं सचिन जी के पास, बिगुल उनके लिए BTSTT। बताएं सचिन जी। इनफैक्ट कोइंसिडेंटली मेरा भी काउंटर सेम ही है। फिलिप्स कार्बन ब्लैक जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, यहाँ पर 248 और 260 के लेवल के लिए पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। ऑलरेडी काफ़ी अच्छे लेवल पे सर ने एंटर कर लिया है, तो मुझे लग रहा है मैं एक नया ट्रेड यहाँ पर रिकमेंड करूँगा। स्टॉक का नाम है राउट मोबाइल एंड जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, पिछले एक इम्पल्स बनने के बाद एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ था। पिछले 3 दिनों का कंसोलिडेशन यहाँ पर मैच्योर हो चुका है। तो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, लगभग अराउंड 1710 के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पर ऐड करनी चाहिए। फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 1840 का एंड सेकंड टारगेट होगा अराउंड 1960 का। खरीदारी करनी है राउट मोबाइल इस पर्टिकुलर काउंटर में 1710 के स्टॉप लॉस के साथ। 10 के स्टॉप लॉस के साथ राउट मोबाइल में करें खरीदारी ये, और साथ ही ये स्टॉक भी पसंद था। सचिन जी माफी चाहता हूँ, पहले वैसे तो मैं लाइन में पहले ही था, लेकिन मुझे नहीं पता था आपको भी कैश का स्टॉक देना है और नहीं, हमारा स्टॉक शायद कॉमन। आप फिलिप्स कार्बन ही दे रहे थे, राइट? जी अनिल जी, पहला चॉइस फिलिप्स कार्बन ही था। इनफैक्ट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल था 31 के आसपास, जिस इंटेंसिटी से उसने ब्रेक किया। तो लगभग जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, तो 248 के आसपास के स्विंग्स तो इमीडिएटली बनने चाहिए। मुझे लग रहा है पोजिशनली भी जो आपका टारगेट है अराउंड 260 का, आई थिंक वो भी हासिल हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद ये पर्टिकुलर मूव अनफोल्ड हुई है। सो लगातार मुझे लग रहा है इस पर्टिकुलर काउंटर में 1 से 2 दिनों के लिए तेजी ही रहनी चाहिए। बिल्कुल, और सारे स्टॉक्स देखिए आज गजब चल रहे हैं। एक एक करके सारे स्टॉक्स लाइए जरा। फिलिप्स कार्बन ब्लैक तो आपके सामने है ही। CESC कलकत्ता इलेक्ट्रिसिटी, ये स्टॉक दिखाइए, 7% मजबूत है, 750 रुपए के आसपास, 759, 760 का हाई बनाने के बाद अब भी 750 पर ये ट्रेड कर रहा है। स्पेंसर रिटेल, ये भी इसी ग्रुप की कंपनी है, यहां पर भी 8% की बड़ी तेजी है। सारे स्टॉक 8% की तेजी के साथ ट्रेड करें, चाहे वो स्पेंसर हो, CSC हो। बस खाली 2 स्टॉक और हैं, CSC वेंचर और फर्स्ट सोर्स लिमिटेड, वो भी इसी ग्रुप के हैं, वो भी मजबूती के साथ ही ट्रेड करें। लेकिन जबरदस्त एक्शन वहां पर भी पूरे ग्रुप के स्टॉक्स में आपको देखने को मिलेगा। कुछ न कुछ बढ़िया एक्शन यहां पर होता हुआ दिख रहा। आइए बढ़ते हैं आगे। वक्त है पिक ऑफ द डे का। कुणाल जी और राकेश जी तैयार है कल का काम आज ही करने के लिए। बिल्कुल बताएं सर। अनिल जी देखिए, तेजी बनती दिख रही है पावर स्पेस में, और पावर सेक्टर की एक एक करके सभी कंपनियां आउट परफॉर्म करने लगी है पिछले कुछ दिनों में। आज एक फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है एक सोते हुए स्टॉक में जिसका नाम है PFC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है 124 रुपए 50 पैसे के ऊपर ये ब्रेकआउट हुआ है। नीचे एक बहुत शानदार राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है। तो ये स्टॉक है जिसको पिक ऑफ द डे में और राकेश जी चुन रहे हैं। ओवर टू राकेश जी।
अनिल जी बेहतरीन स्ट्रक्चर है, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर, प्लस में एक ब्रेकआउट है 124, 124 का स्टॉप लॉस है, 130 रुपए 50 पैसे यहाँ पहला टारगेट, 134 दूसरा टारगेट, और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है हमारा पिक ऑफ द डे। काउंटर 3% की तेजी पावर फाइनेंस कॉर्प पर खरीदारी की राय है राकेश जी कुणाल जी की तरफ से। बिगुल सुमित जी के लिए सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, मुझे एक छोटा बैंकिंग स्टॉक अभी यहाँ पे चार्ट्स पे पसंद आ रहा है, जिसका भाव चल रहा है 10 रुपए 50 पैसे, और ये स्टॉक अनिल जी को भी बहुत बार पसंद आता है। स्टॉक का नाम है साउथ इंडियन बैंक, साउथ बैंक जिसका सिंबल है। साउथ इंडियन बैंक के अंदर मेरे को लग रहा है पिछले 10 से 11 दिन के फॉल के बाद आज पहला दिन है जब स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म करी है। एक अच्छे खासे वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं। 3 दिन के हायर लेवल्स पे स्टॉक के वॉल्यूम आ चुके हैं, और पिछले 3 से 4 दिन का स्टॉक डेज हाई ब्रेक कर रहा है, बॉलिंगर बैंड का मिडल बैंड क्रॉस कर रहा है। डेली चार्ट्स पे मेरे को ये स्टॉक अभी अच्छा दिख रहा है, वीकली चार्ट्स पे मेरे को ये स्टॉक अभी अच्छा दिख रहा है। मैं आने वाले कुछ दिनों के लिए साउथ इंडियन बैंक पे बाय का व्यू देना चाहूंगा, जिसके अंदर स्टॉप लॉस यहाँ पे बहुत छोटा सा लगाना है, 9 रुपए 90 पैसे का। 9 रुपीज 90 पैसे के स्टॉप लॉस से साउथ इंडियन बैंक में खरीदारी करें, जिसमें पहला टारगेट बनेगा 12 रुपए 25 पैसे का, और 12 रुपए 25 पैसे अगर इस बारी टूट जाता है और ये स्टॉक उसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो ये फ्लैग का ब्रेकआउट होगा, और हमें 15 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में साउथ इंडियन बैंक में देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा पोजिशनल नजरिया लेके ये स्टॉक में काम करें। जिस तरह छोटे मजोले स्टॉक्स के अंदर, बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर स्पेसिफिकली मूव देखने को मिल रहा है तेजी का, और 20-30% के मूव सडन देखने को मिलते हैं, वैसा का वैसा मूव मेरे को लगता है साउथ इंडियन बैंक में जल्दी देखने को मिलेगा। फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट का मैं वेट कर रहा हूं। एडवांस पे मैंने ये कॉल लिया है, 9 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें, 12.25 से 15 के टारगेट के लिए हफ्ते भर का व्यू लेके काम करें। साउथ इंडियन बैंक यहां पर खरीदारी करने की राय 10 रुपए से थोड़ा सा नीचे 9 रुपए 90 पैसे पर। कई सारे स्टॉक्स है जो आज डबल डिजिट में आने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं और उसमें कामयाबी हुए हैं। मसलन वोडाफोन आइडिया बड़े दिनों बाद डबल डिजिट में दिखा है, सुस्ती तोड़कर थोड़ा ऊपर आने की कोशिश में तेजी है, सब चल रहे हैं। ये पीछे क्यों, इनका भी नंबर कोई पहले कोई बाद में, फर्क इतना है, लेकिन चलने की तैयारी सबकी है। ये वाली तेजी ऐसी है जिसमें सब वो वाला है, हम साथ साथ हैं टाइप वाली मूवी है। ये मतलब ऐसा नहीं कि मतलब ठीक है कुछ 1-2 चल गए बाकी पीछे रह गए, छूट गए, सब चल रहे हैं और जोर से चल रहे हैं। आइए, लेकिन इसी जोर से चलने में एक स्टॉक और पिछले कुछ मिनटों में बड़ा जोर से चला है, उस पर राय आप ही को देनी है सुमित जी, और वो है बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी मैं बात कर भी रहा था। शुक्रवार को हमारी खरीदारी करने की राय थी, नतीजों से ठीक पहले 81 रुपए में 85 रुपए का पहला टारगेट डन, दूसरा टारगेट 88 रुपए का, उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश। पिछले 3 मिनटों में अचानक से इसने बुर्ज खलीफा बनाने की कोशिश की है, एकदम जोर से, पता नहीं क्या हुआ। देखो एकदम ऐसी बड़ी बिल्डिंग सी बनी है, एकदम मीनार जिसको कहते हैं, बैंक ऑफ इंडिया 85 रुपए के पार। जल्दी से रिवाइज स्टॉप लॉस और टारगेट दें। मेरे ख्याल से आपने भी 78 रुपए के आसपास रिकमेंडेशन दी थी खरीदारी करने की, सुमित जी। बिल्कुल अनिल जी, एकदम सही याद है आपको, और स्टॉक में आज मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और अनिल जी, मैं बोल भी रहा हूँ कि ये बैंकिंग स्टॉक्स जो अब तक चले नहीं है, उन सब बैंकिंग स्टॉक्स में मेरे को लग रहा है बहुत जल्दी कोई मूव आएगा। ये बैंक निफ्टी थोड़ा सा अपना सुस्ती तोड़ दे, अपना कंसोलिडेशन तोड़ दे, उसके बाद ये सारे बैंकिंग स्टॉक्स एक एक करके चलेंगे। तो जहां तक बैंक ऑफ इंडिया का सवाल है, अभी इसके अंदर टारगेट्स बिल्कुल इंटैक्ट है, जल्दी ही 88 से 90 रुपए तक के लेवल बैंक ऑफ इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें, नीचे के अंदर 83 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं और पोजीशंस होल्ड करें। 88 से 90 रुपए तक के लेवल जल्दी देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए बैंक ऑफ इंडिया पर खरीदारी की राय। अनिल जी ने भी इसके बारे में आपके लिए आपसे फ्राइडे को बात करी थी। अनिल जी, इस यूफोरिया के बीच एक और स्टॉक जो लंबे समय बाद 15 के लेवल पर आपको आते हुए दिख रहा है, अगर मैं करेक्ट हूं तो ऑलमोस्ट 1.5 महीने 2 महीने के बाद आप 15 के लेवल पर सर येस बैंक को भी आते हुए देख रहे हैं। 10% का उछाल येस बैंक में, इस पर भी नजर डालिए सर, कुछ ना कुछ तो येस बैंक में भी चल रहा है आज। इसकी भी शायद मेरे ख्याल से सर्किट लिमिट चेंज हुई है, जहां तक मुझे याद है आज येस बैंक की भी। देखिए, ये सब स्टॉक ऐसे हैं जो पेशेंस टेस्ट करते हैं। आराम से 12, 13, 14 रुपए आए तब लीजिए, आराम से 17, 18, 19, 20 के ऊपर जाए तो बेचिए। 5 रुपए आपको इधर उधर आराम से बन जाते हैं। 15 रुपए के शेयर में 5 रुपए मतलब 30-35% के रिटर्न आपको 2-3 राउंड आपने साल में कर लिए तो काम हो गया।
ये वैसे स्टॉक है। तो अगर पड़ा रहेगा, आपने समझे 15 में ले लिया, 12 हो गया, पड़ा भी रहेगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और अगर आपने 18 में बेच दिया, 20 हो गया, 21 हो गया, तो भी कोई टेंशन नहीं, वापस आपको मिल जाता है। तो बहुत ही बढ़िया जो पोजिशनल ट्रेडर्स है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आईटी कंपनी में सर्विस करने वाला, अब वो क्या मिनट टू मिनट ट्रेड नहीं कर सकता, करेक्ट। बहुत सारे ऐसे ऑफिस जाने वाले लोग हैं जो कभी जब टाइम मिला तो देख लिया, उस तरह के लोगों के लिए ये रेंज बाउंड वाले स्टॉक बढ़िया है। 14 के नीचे आता है तो लेना है, 13 में लेना है, 12 में लेना है, 14 में लेना है, 17-18 के ऊपर जाते हैं तो धीरे धीरे बेचना है। तो आराम से हर मिनट आपको भाव देखने की जरूरत नहीं है, हर मिनट आपको ट्रेड में घुसे रहने की जरूरत नहीं है, और काम आपका हो जाता है। तो ये उनके लिए है। और देख लीजिए धीरे धीरे सारे स्टॉक्स एक एक करके आ ही रहे हैं एक्शन में, तो बिल्कुल आपके सामने है जी। बिल्कुल सर, यस बैंक पर रखनी है नजर। और आज सुबह खबर आई थी सर, 10 तारीख को बोर्ड मीटिंग भी है इनकी फंड रेजिंग को लेकर, तो शायद वहां पर भी बाजार कुछ एंटिसिपेट कर रहा है। पर यस बैंक लंबे समय बाद एक्शन में 2 महीने की ऊंचाई पर काउंटर आते हुए दिख रहा है। पर ढेरों पावर स्टॉक्स हैं जो लंबे समय के बाद एक जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। क्या चल रहा है पावर सेक्टर में और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपको रखनी है नजर? आइए इस पर डालते हैं नजर। वरुण हमारे साथ तैयार है। वरुण बताइए, पावर स्टॉक्स में आज क्या चल रहा है? देखिए, ये भी अनलॉक हुए हैं। बेसिकली दीप हो ये रहा है कि जैसे जैसे इकोनॉमी अनलॉक हो रही है, वैसे वैसे आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हर जगह रिवाइवल देखने मिल रहा है। तो उसी का इम्पैक्ट जो है वो पावर स्टॉक्स में भी देखने मिल रहा है। अब देखिए, कई राज्य है, कई शहर है जिन्होंने लॉकडाउन में छूट दी है। इसके चलते काफ़ी हद तक आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ थी वो फिर से शुरू हुई है। जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, जो इंफ्रा और ऑफिसेस है, उनमें कामकाज फिर से शुरू हुआ है। तो इसका एक बड़ा इम्पैक्ट जो है वो पावर कंपनीज पे पड़ता है, क्योंकि कामकाज खुलने से जो कमर्शियल डिमांड है दरअसल पावर की, उसमें बढ़ोतरी देखने मिलती है। आंशिक तौर पे मॉल, सिनेमा घर, रेस्टोरेंट, दुकान, इनको खोलने की भी मंजूरी मिली है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी पावर की जो डिमांड है वो काफ़ी हद तक बढ़ते हुए नजर आती है, और इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है आज आप पावर कंपनीज पे देख रहे हैं। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो लॉकडाउन में पावर के जो खपत है उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ नहीं था, पिछले साल के मुकाबले तो एटलीस्ट कम हुआ था। अप्रैल में अगर आप देखेंगे तो पावर की डिमांड काफ़ी अच्छी थी। नो डाउट मई में थोड़ी कम हुई थी, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज और दुकानें जो थी वो बंद हो गई थी। लेकिन अप्रैल या उसके पहले अगर आप देखेंगे तो पावर की डिमांड में जो है वो लगातार बढ़ोतरी देखने मिल रही थी, और इसी का इम्पैक्ट जो है आप फिर से पावर कंपनीज पे देख रहे हैं। इसके अलावा फंडामेंटल्स जो है उनमें भी सुधार हो रहा है। मांग बढ़ने के चलते जो प्लांट्स की कैपेसिटी है वो लगातार बढ़ते जा रही है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है, जिसको हम प्लांट लोड फैक्टर भी कहते हैं, वो लगातार बढ़ते जा रहा है, और उसके चलते कंपनियों के मार्जिन्स और मुनाफा में सुधार होता है। एक बात आपको याद रखनी है कि जब जब प्लांट लोड फैक्टर बढ़ता है तब तब इन कंपनीज के मार्जिन्स और मुनाफे में फायदा होता है। उसका इम्पैक्ट भी आप देख रहे हैं। कई कंपनियों ने पिछले साल, अगर आपने स्टील में देखा है कि कई कंपनियों ने अपना डेट कम किया है, लेकिन पावर सेक्टर में भी काफ़ी सारी कंपनीज है जो अपना कर्ज जो है वो लगातार कम करते जा रही है। सरकार का भी पावर सेक्टर पे काफ़ी फोकस है। सरकार ने बजट में कहा था कि बिजली क्षेत्र पे भारी फोकस करेंगे, और कई पावर स्टॉक्स अपने ऐतिहासिक लेवल से अगर आप देखेंगे तो 30 से 40% के आसपास के डिस्काउंट पे भी ट्रेड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये वैल्यूएशन कैचअप रैली जो है वो भी आज देखने मिल रही है, और इसके लिए आप देख रहे हैं कि जितने पावर स्टॉक्स है इनमें पावरफुल रन अप देखने मिल रहा है। बिल्कुल, तो पावर स्टॉक्स में पावरफुल मूव आपको आते हुए दिख रही है इस समय। नजर रखिए इस स्पेस पर, जाने नहीं दें अपने हाथ से इस सारे के सारे काउंटर्स। तो देखिए लगातार आप बढ़िया तेजी का एक्शन देख रहे हैं। अदानी पावर तो ऑफकोर्स आज सर्किट लिमिट भी रिवाइज हुई थी 5% 20%, वहां पर तो सुबह से ही सर्किट लग गया है। बट टाटा पावर, सीएससी, टोरेंट पावर, पावर ग्रिड, एनटीपीसी जैसे स्टॉक्स भी आपको अच्छी मूव दिखा रहे हैं। सुमित जी, टाटा पावर पर क्या करें? 115 के पार जाते हुए दिखते हैं। आज 115 के आसपास आके थोड़ा अटक गया था, सुबह तो अच्छे मोमेंटम में था ही। क्या कहेंगे टाटा पावर पर सर? दीपांशु, बहुत जल्दी जाना चाहिए। लास्ट वीक हमने इसको 107 108 पे बाय का व्यू दिया था, और जो रिसेंट के टारगेट थे वो तो स्टॉक के अंदर अचीव हो रहे हैं, लेकिन 115 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे स्टॉक में 120 से 125 रुपए तक का मूव जल्दी टाटा पावर में देखने को मिलेगा। तो दिल थाम के बैठे, पोजीशन होल्ड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का लगाएं। मार्केट्स में तेजी अभी जारी है। टाटा पावर 115 का लेवल तोड़ते ही 120 से 125 का अपसाइड मूव दिखा सकता है। ओके, तो टाटा पावर पर रखिए नजर, बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है। इस बीच सचिन जी, आपका एक फेवरेट स्टॉक मेट्रोपोलिस, जरा इस पर नजर डालिए। थोड़ी देर पहले 5-6% ऊपर दिख रहा था, पर अभी अभी एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है। 12% मेट्रोपोलिस ऊपर दिख रहा है। क्या चल रहा है मेट्रोपोलिस में? ऑफकोर्स अगली सीरीज से वायदा कारोबार का भी हिस्सा बनेगा, बट इसकी चार्ट्स देखिए सचिन जी। दीपांशु, आई थिंक लास्ट वीक हमने इस पे एक व्यू दी थी कि अराउंड 2885 के आसपास के स्विंग
बनने चाहिए, वो पर्टिकुलर स्विंग्स तो बन चुके हैं। जो नेक्स्ट टारगेट नज़र आ रहा है वो लगभग अराउंड 3060 के आसपास का है। तो मुझे लग रहा है अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन अभी भी है तो उसे होल्ड करनी चाहिए। स्टॉप लॉस अभी रिवाइज करना चाहिए अराउंड 2660 के आसपास ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। एंड मुझे लग रहा है 3060 के ऊपर जैसे ही ट्रेड हो जाता है उसके बाद एक बार रिव्यू करनी चाहिए पोजीशंस को। बट फिलहाल तो मुझे लग रहा है मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है, तो राइड करें। बिल्कुल, तो मोमेंटम स्ट्रांग है, राइड करें। मेट्रोपोलिस पर रखिए नजर, 15% ऊपर ये काउंटर दिख रहा है और अभी अभी बल्क ऑफ दैट ब्रेकआउट आया, वरना पूरे दिन सुबह अच्छी तेजी के साथ खुला था और उसके बाद पूरे दिन उसी लेवल के आसपास रहा और अब एक फ्रेश मूव आ रही है। 400 रुपए ऊपर मेट्रोपोलिस आपको इस समय दिखेगा, तो इस स्टॉक पर भी एक्शन भरपूर है। नतीजों के लिहाज से थोड़ा हल्का दिन है आज। एमआरएफ सिर्फ वायदा कारोबार के नतीजे आने थे, वो ऑलरेडी आ चुके हैं और कुछ कैश स्टॉक्स के नतीजे हैं, पर कल आएंगे मैक्स फाइनेंशियल और साथ ही पेट्रोनेट एलएनजी के नतीजे। तो आइए एक बार पेट्रोनेट एलएनजी पर डालते हैं नजर वरुण के साथ। वरुण, बताइए क्या है बाजार का अनुमान? देखिए, अनुमान तो ये लगाया जा रहा है कि रेवेन्यूज़ में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जो ओवरऑल डिमांड है ना एलएनजी की, उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। खासकर जो फर्टिलाइजर क्षेत्र की कंपनियां हैं वहाँ से काफ़ी हद तक डिमांड बढ़ी है, तो उसका इम्पैक्ट इस कंपनी पे देखने मिलेगा। रिफाइनरी, इसकी जो कोची और दहेज का जो रिफाइनरी है उसका यूटिलाइजेशन लेवल जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा, तो उसका इम्पैक्ट भी देखने मिलेगा। और दहेज टर्मिनल में एक अच्छी खासी जो कीमत की बढ़ोतरी इस कंपनी ने की थी उसका इम्पैक्ट भी होगा। लेकिन दिक्कत कहाँ है? दरअसल पिछली तिमाही में इस कंपनी के जो मार्केटिंग मार्जिन्स है वो काफ़ी बेहतर थे और बड़ा इन्वेंट्री गेन इस कंपनी को हुआ था। उसके चलते इस बार एबिटा में उतनी बढ़ोतरी देखने नहीं मिलेगी जितनी शायद इसकी ग्रोथ हो सकती थी वॉल्यूम को देखते हुए। इसके लिए हमारा अनुमान है कि जो रेवेन्यूज है करीब 19.7% बढ़ेंगे, 8770 करोड़ के आसपास ही आएंगे। एबिटा 10% बढ़ेगा, 1200 करोड़ पे आएगा। एबिटा मार्जिन गिरने वाले हैं, 18.2% से गिर के 13.7, और मुनाफा 9% गिरेगा, 800 करोड़ के आसपास ही आएगा। तो वैसे अगर आप देखेंगे तो ऑपरेशनल कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन हाई बेस के कारण और क्योंकि पिछले क्वार्टर में इन्वेंट्री गेन हुआ था, मार्केटिंग मार्जिन बहुत अच्छे थे, तो उस हाई बेस का इम्पैक्ट होगा। इसके लिए जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है और मुनाफा जो है वो गिरने वाला है। ओके, तो ये है आपके लिए पेट्रोनेट एलएनजी पर अनुमान बाजार का। देखते हैं किस तरह की परफॉर्मेंस रहेगी। बट जैसा आशु जी पे भी कह रहे थे, ऑयल एंड गैस से जुड़ी कंपनीज पर आपको रखनी है नजर, ये सेक्टर बढ़िया मोमेंटम में है। किरण जी, कोई राय? पेट्रोनेट पर 250 के रुपए पर है शेयर। दीप, पेट्रोनेट का चार्ट काफी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से ये चार्ट पैटर्न पैन आउट हो रहा है, मेरा मानना है कि 250 के कैश लेवल्स की बात करें तो 250 रुपए का एक छोटा सा ऑप्शन बैरियर है। ये एक बार क्रॉस करेगा तो 260 का नेक्स्ट टारगेट माना जाएगा, जो कि नेक्स्ट स्विंग टॉप है। तो मेरा मानना है कि लॉन्ग पोजीशंस रखने चाहिए, 250 के ऊपर और ऐड करने चाहिए, और सारे पोजीशंस के लिए मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ 246 का रहेगा। तो 246 से लेके स्टॉप लॉस टारगेट 260 पे भी रिव्यू लेने की सलाह होगी। ओके, तो ये है आपके लिए राय पेट्रोनेट एलएनजी पर। 246 पर रखिए स्टॉप लॉस, ज्यादा दूर नहीं है, और 260 के टारगेट के लिए ये काउंटर और आपको बढ़िया मूव दिखा सकता है। बढ़िया एक्शन है बाजार में। बैन से बेनिफिट, ये भी एक बार जान लेते हैं। चलते हैं आशीष के पास। आशीष, बताइए क्या बदलाव हो सकते हैं वायदा कारोबार के बैन लिस्ट में? दीपांशु, लग नहीं रहा कि कोई बदलाव होगा फिलहाल। अगर आप देखें तो 4 स्टॉक बैन में, इंडियाबुल्स, हाउसिंग फाइनेंस, मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट 93% है, सन टीवी 91, सेल करीब 90 और पीएनबी अगर आप देखें तो 88% है। तो किसी भी जो स्टॉक है इसकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट 80% से नीचे नहीं आई है। तो चारों में से कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है जो बैन से बाहर आएगा, और फिलहाल कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं जिसकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट अगर आप देखें तो 95% के मार्क क्रॉस कर गई हो। तो फ्रेश एंट्री भी किसी की नहीं होगी, एग्जिट भी किसी की नहीं, लिस्ट में कोई बदलाव नहीं होगा। ओके, तो ज्यादा बदलाव की कोई संभावना नहीं है इस समय। 4 स्टॉक्स थे, वो मोस्ट प्रोबेबली बने ही रहने वाले हैं जहां तक बैन लिस्ट का सवाल है। ठीक है, नजर रखेंगे जिस तरह से एक्शन यहां पर बन रहा है। पर एक स्टॉक जहां पर आया है ब्रेकडाउन आज, एनएमडीसी, जरा इस पर डालिए नजर। सुमित जी, क्या चल रहा है आज एनएमडीसी में? वायदा कारोबार का टॉप लूजर है, 6% की गिरावट है, 182 के ऊपर इस समय होल्ड कर रहा है। क्या यहाँ पर सपोर्ट दिखता है और वीकनेस पॉसिबल है एनएमडीसी में जिस तरह से आज गिरावट आई है? दीपांशु, कोई न्यूज या कोई रीजन तो अभी तक मुझे मिला नहीं है एनएमडीसी के लिए,
लेकिन चार्ट्स के ऊपर थोड़ा सा स्टॉक वीक हुआ है और सारे मेटल स्टॉक में सबसे पहले एनएमडीसी ने आज गिरने का शुरुआत किया और उसके बाद 2-3 मेटल स्टॉक उसके पीछे पीछे डेज लो के पास तक आ चुके हैं। हो सकता है इसमें 2 से 4 रुपए का गिरावट और देखने को मिले एनएमडीसी में। इसका इमीडिएट रेंज है 174-175 नीचे में और 190-195 ऊपर में, यानी ये 15 से 20 रुपए की जो रेंज है इसी के बीच में फिलहाल ये ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। अगर ये नीचे में 178-180 आ जाता है तो वापस बाय बनेगा। फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना सही रहेगा एनएमडीसी के अंदर। ओके, फिलहाल वेट एंड वॉच कर लेते हैं एनएमडीसी में, पर सुस्ती जरूर आपको इस काउंटर पर आती हुई दिख रही है इस समय। तो काफी स्टॉक्स एक्शन में हैं, बाजार नए रिकॉर्ड्स पर हैं, बट कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपको कमजोरी भी आती हुई दिख रही है। थोड़ा रोटेशन ऑफ कोर्स बाजार में चल ही रहा है। इस बीच आईआरसीटीसी पर एक और बड़ी मूव आती हुई दिख रही है। कुणाल जी, आईआरसीटीसी पर राय दें। अब तो 2100 के लेवल्स के करीब आ रहे हैं। सुबह एक अच्छा ब्रेकआउट आया था, फिर सस्टेन किया, फिर और अच्छी मूव आई। क्या राय है 7.5% ऊपर आईआरसीटीसी पर? देखिए, अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है दीपांशु, और मैं इस चार्ट को देख रहा था, मुझे 2050 के आसपास ये एक बड़ा रेजिस्टेंस नजर आ रहा था और मैं ये देखना चाहता था कि क्या 2050 के ऊपर आज बंदी आती है। तो अब पूरी संभावना है कि आपको 2050 के ऊपर एक क्लोज आता हुआ दिखेगा। तो मुझे लगता है कि एक फ्रेश ब्रेकआउट है, एक बहुत शानदार कैंडल बनी है, तो इस स्टॉक में आपको फॉलो थ्रू बाइंग जरूर कल भी और परसों देखने को मिलेगी और बहुत मुमकिन है कि यहाँ पर 2200 तक के टारगेट आते हुए दिखें। तो जिनके पास पोजीशन है निश्चिंत होकर के बने रहें। स्टॉप लॉस भी अब करीब का रखना होगा, 2050 से थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस रख लें और मुझे लगता है कि इस काउंटर में आपको पहला टारगेट 2150 का रखना चाहिए। ओके, तो 2150 के टारगेट के आईआरसीटीसी पर आपको आते हुए देख सकते हैं। बने रहने की सलाह है जहां तक इस काउंटर का सवाल है। टीवीएस मोटर्स, जरा वागले साहब इस पर राय दें। सुबह एक ब्लॉक डील हुई थी, उसके बाद अच्छी तेजी आई, फिर मुनाफा वसूली भी हुई, अब वापस मोमेंटम पकड़ रहा है। टीवीएस मोटर्स को कैसे देखना चाहिए सर? दीपांशु, पैटर्न अच्छा है। मुझे लगता है ये 600 लगभग 660 662 के ऊपर अगर निकल जाता है तो ये 700 तक जा सकता है। मोमेंटम है, लेकिन 1 से 2 दिन में भी 3 दिन का व्यू से लेंगे तो 700 का टारगेट होगा। आपका स्टॉप लॉस 630 का होना। ओके, तो ये है आपके लिए टीवीएस मोटर्स, जहां पर आप बढ़िया मोमेंटम बनते हुए देख रहे हैं। पर कुछ और स्पेसेस हैं जहां पर अच्छा एक्शन है। अनलॉक थीम तो हमने देखी है, अब मैन्युफैक्चरिंग स्पेस पर भी आपको रखनी चाहिए नजर, बट साथ ही पीएलआई स्कीम को लेकर भी कुछ ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र पर आपको रखनी है नजर। तो आइए एक बार पीएलआई और मैन्युफैक्चरिंग क्या चल रहा है यहाँ पर, इस पर जानकारी लेते हैं मानसी के साथ। मानसी, बताएं क्या चल रहा है यहाँ पर? जी दीपांशु, बिल्कुल। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए कैबिनेट ने प्लान्स तैयार किए हैं। पीएलआई स्कीम को रिवैम्प करने की कोशिशें यहां पर हो रही है। सिस्टम में जो लूप होल या कह सकते हैं अड़चने हैं उन्हें दूर कर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने पर खास फायदा होगा और इससे सेक्टर को भी फोकस होगा और इससे सेक्टर को भी फायदा मिलता हुआ दिखेगा। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म सेट कर कंपनियों को जोड़ने का लक्ष्य होगा और साथ ही राज्य सरकार से हर संभव मदद मिलने से भी काफी हद तक यहां पर फायदा मिलता हुआ दिखेगा। नए मैकेनिज्म से निवेशकों को मिल रही चुनौतियों का सामना करने में भी मदद मिलेगी। पीएलआई स्कीम के महत्व क्या है? देखिए, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और विदेशी और घरेलू निवेश पर फोकस, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। पीएलआई स्कीम के इंपॉर्टेंस, पीएलआई स्कीम का अब तक 13 सेक्टर में विस्तार हो चुका है। आपको बता दें, टेलीकॉम, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, व्हाइट गुड्स, फार्मा क्षेत्र पीएलआई स्कीम में शामिल है, इनका हिस्सा है। कंपनियों को घरेलू उत्पादन की बिक्री पर 5 साल के लिए इंसेंटिव्स मिल रहे हैं और साथ ही कंपनियों को इंक्रीमेंटल सेल पर 4 से 6% इंसेंटिव मिलने से भी काफी हद तक बढ़ावा मिल रहा है। इनका मकसद अगर पीएलआई स्कीम का जाने, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना, इंपोर्ट घटाना, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना और रोजगार प्रदान करना है। तो क्लियरली यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को रिवैम्प करने के लिए सरकार की तरफ से भी मदद मिलती हुई दिख रही है और इससे ऑल इन ऑल सेक्टर को भी काफी हद तक बूस्ट मिलता हुआ दिखेगा। बिल्कुल, तो नजर रखिए पीएलआई स्कीम्स के बेनिफिशरीज पर। हमने देखा पिछले हफ्ते डिक्सन टेक में भी आपको एक अच्छी तेजी का माहौल बनते हुए दिख रहा था और ये स्पेस है लगातार एक्शन में भी रही है। अब देखते हैं सरकार के जो रिवैम्प्ड प्लान्स आ रहे हैं या और एक फ्रेश पुश है, उसका और कितना बड़ा इम्पैक्ट आते हुए दिख सकता है इस स्पेस पर। मनापुरम,
इस पर आपको अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। एक बार मन्नापुरम पर जल्दी से राय ले लेते हैं किरण जी के साथ। किरण जी, अभी अभी एक ब्रेकआउट आया है, कोई BTST ट्रेड दिखता है सर? बिल्कुल दीप, इधर से और बढ़त देखने को मिल जानी चाहिए। 163 का मैं कैश लेवल्स की बात कर रहा हूँ, 163 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस होगा और 170 के आसपास के टारगेट्स आपको कल तक देखने को मिल जाने चाहिए। बिल्कुल, तो मन्नापुरम पर ब्रेकआउट आ रहा है और आप यहां पर एक ट्रेड भी बनते हुए देख रहे हैं। पर आखिरी 10 मिनट हैं बाजार के एक्शन के। चलिए चलते हैं अनिल जी के पास आज की फाइनल स्ट्रैटेजी के लिए। अनिल जी, एकदम सपाट कारोबार है जहां तक डाउ फ्यूचर्स का सवाल है। कोई मूवमेंट इस समय नहीं दिखा रहे हैं और इस हफ्ते थर्सडे को अमेरिका के इन्फ्लेशन डेटा आएंगे, तो तब तक बाजार भी अनुमान लगा रहा है कि कोई बड़ा ट्रिगर्स नहीं है, क्योंकि ज्यादातर अर्निंग्स भी वहां पर पूरी हो चुकी हैं। तो एकदम सपाट आपको अमेरिकी फ्यूचर्स इस समय दिख रहे हैं सर। इसके अलावा अगर आप यूरोप की बात करें तो वहां पर भी एकदम फ्लैट कारोबार हो रहा है, कोई बड़े मूवमेंट वहां पर भी नहीं आ रहे हैं। माइल्ड पॉजिटिव एक तरह से आप कह सकते हैं, बट कुछ और बड़े मूवमेंट नहीं आ रहे हैं। अमेरिका की बॉन्ड यील्ड कंट्रोल में है, 1.55 तक गिरी थी फ्राइडे को, फिलहाल 1.58 पर यहां पर ट्रेड करती हुई दिख रही है। सर बताएं क्या करना चाहिए बाजार क्लोजिंग से पहले? देखिए दीप, निफ्टी पर तो तेजी की पोजीशन बरकरार रखनी चाहिए। 15,600 का एक पुट ऑप्शन आप खरीद सकते हैं अपनी तेजी की पोजीशन को हेज करने के लिहाज से, यानी कि यहां से 150 पॉइंट की रिस्क मैक्सिमम हो सकती है, 1% की रिस्क है। उस हिसाब से अगर आपको हेजिंग करनी है 15,600 या कम आपको प्रीमियम की रिस्क रखनी है तो 15,500, दोनों में से जो पुट आपको समझ में आए या तो वो कर लीजिए या सामने 16,000 का बेच दीजिए। दोनों में से जो आपको ठीक लगे वो कर लीजिए। 15,500 16,000 के बीचों बीच में आप हैं। फिलहाल तो कोई संकेत ऐसे नहीं जिसकी वजह से आप तेजी की पोजीशन को होल्ड ना करें। अभी तक तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है ही, तो रख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अमेरिका में फ्यूचर एकदम सुस्त है, कल अच्छी तेजी बनी है, हो सकता है थोड़ा बहुत कमजोरी वाला ट्रेड आज रात को अमेरिका में बन जाए, पॉसिबिलिटी बन सकती है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। तो जिन लोगों को अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, रिस्क कम रखनी है, तो या तो वो पुट ऑप्शन खरीद कर जाए या प्रॉफिट बुक कर ले, या फिर ऊपर के लेवल का एक कॉल ऑप्शन। अनहेज न रहे, ये ज्यादा ठीक है। पॉइंट नंबर 1, बैंक निफ्टी 35,500 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए थी, वो नहीं हो रही, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बुरी क्लोजिंग है, तो वही अटका हुआ है क्लोजिंग के लेवल पर, न 35,000 के नीचे बंद होता है। अभी इन दिनों की हाईएस्ट जो क्लोजिंग मिली है वो 35,095 की नीचे की तरफ मिली है और ऊपर की तरफ 35,650 की मिली है। तो बीचों बीच में ही आप बंद हो रहे हैं। तो 35,000 और 36,000 ये रेंज है बैंक निफ्टी के। इस रेंज के हिसाब से आपको अपनी पोजीशन को मैनेज करना है। तो रेंज बाउंड है बैंक निफ्टी, न बहुत ऊपर भागने को तैयार है न गिरने को तैयार है, लेकिन निफ्टी में ट्रेंड बहुत क्लियर दिख रहा है। ऐसे में या तो पुट ऑप्शन खरीदकर आप हेजिंग करके होल्ड करें या फिर कॉल ऑप्शन बेचकर ऊपर का हेजिंग करके होल्ड करें, तो तेजी की पोजीशन में बने रहने की राय है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर भरपूर एक्शन में, जहां पर हमने प्रॉफिट बुक करने की राय दी वो ठीक है, अदरवाइज जहां पर होल्ड करने की राय वहां पर आप अभी पोजीशन अपनी आगे लेकर भी जा सकते हैं। कोई खास चिंता वाली बात तो है नहीं। तो दीप, ओवरऑल मूड माहौल ठीक है, बने रहें, वो ज्यादा बढ़िया है अपनी स्टॉप लॉसेस के साथ। जी बिल्कुल सर, तो बढ़िया मूड माहौल है, कोई परेशानी की बात नहीं है, बट हेज जरूर करना है। जैसा अनिल जी आपको कहते हैं, अगर आप चाहें तो थोड़ा मुनाफा भी बुक कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। बट बाजार जबरदस्त एक्शन इस समय। सुमित जी के पास चलते हैं और ले लेते हैं आज का कैश का ऑप्शन। बताएं सुमित जी। निफ्टी में तेजी का व्यू ही मेंटेन रखना है। अभी तक ऐसा लग रहा है कि अभी यहाँ से और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई लेवल्स के आसपास हमें निफ्टी के अंदर क्लोजिंग देखने को मिल रही है और यहाँ से 15,800 15,850 तक के लेवल लगता है देखने को मिलेंगे। इसके लिए एट द मनी स्ट्राइक प्राइस 15,750 का कॉल, जो कि अभी 80-85 के बीच में चल रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। 15,750 का निफ्टी का ये वीक का एक्सपायरी का कॉल अभी सीएमपी पे लेने का सलाह रहेगा। 80-85 का अभी भाव है, 45 का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है। 125 से लेके 150 के टारगेट इसके अंदर परसों तक देखने को मिल सकते हैं। 15,750 का कॉल, 125-150 का टारगेट और 45 का स्टॉप लॉस। सुमित जी, 15,750 बोला आपने, 850 सर? 15,750 का कॉल, अभी सीएमपी चल रहा है 15,749। ओके, 15,700। ओके, थोड़े लेवल्स पर फिर से हम इस पर आएंगे। और आपने टारगेट 125 से 150 के दिए सर, करेक्ट? हाँ दीपांशु, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, 15,750
15,750 का कॉल अभी CMP पे 85 पे लेना है, 45 का स्टॉप लॉस, 125 रुपए से लेके 150 का टारगेट होगा। ओके, क्लियर है। तो 125 से 150 के टारगेट के लिए 15,750 के कॉल को खरीदना है। उसी के आसपास आप फिलहाल निफ्टी को भी ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। तो चलिए, यह है सुमित जी की तरफ से कैश के ऑप्शन की स्ट्रैटेजी। नजर रखिए, निफ्टी पर पूरा मोमेंटम बरकरार है, 800-850 की तरफ जाने की तैयारी है। इस बीच IRCTC अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कुणाल जी से, 2150 के उन्होंने लेवल्स दिए थे, लगभग 2075 के करीब था। वहां से देखिए 2120 के ऊपर आपको काउंटर आते हुए दिख रहा है। 10% की लगभग तेजी आपको IRCTC में टुवर्ड्स क्लोजिंग में आती हुई दिखी है। अदानी पोर्ट्स के लिए आज एक और अच्छा दिन रहा और यहां पर फ्रेश मूवमेंट आते हुए दिखा। बंसल जी, 880 पर अदानी पोर्ट्स क्या राय है सर? जिस तरह का मोमेंटम है, BTST करके जाना चाहिए? बिल्कुल दीपांशु, अदानी पोर्ट में देखें तो एक ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इस ब्रेकआउट की खास बात क्या है दीपांशु, जिन स्तरों पे जब न्यूज आई थी कि अदानी पोर्ट को S&P 500 ने सेंसिटिविटी इंडेक्स से बाहर निकाला है, तो एक सेल ऑफ देखने को मिला था। तो आज उन लेवल्स के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो डेफिनेटली एक ब्रेकआउट का कैंडिडेट बनता है, एक बाइंग का BTST का कैंडिडेट बनता है। तो जिनके पास है वो क्लियरली होल्ड करें 865 के स्टॉप लॉस के साथ BTST के लिए। तो ये पेयर बना दें क्या बंसल जी? लॉन्ग अदानी पोर्ट, शॉर्ट अदानी एंटरप्राइजेस, दोनों काम हो जाए। कल जो होगा देखा जाएगा दोनों तरफ, क्या पता दोनों तरफ पैसे बन जाए। नहीं देखिए अनिल जी ये दुस्साहस नहीं करूंगा जो आपने करा, और आप ठीक निकले अनिल जी। मैंने अनिल जी वो ब्रिटानिया का टाइगर बिस्किट नहीं खाया जो मैं ट्रेन के सामने खड़ा हो जाऊं उसको रोकने के लिए। तो अनिल जी मैं थोड़ा मार्जिन और सेफ्टी ध्यान में रखूंगा, मैं पोर्ट के साथ ही जाऊंगा अनिल जी। वैसे टाइगर बिस्किट खाने वाले भी ट्रेन के सामने तो खड़े नहीं होते, ये ध्यान में रखना। कभी ऐसा ना हो कि खाने के बाद आपका मन हो जाए खड़े हो जाओ। आशु सर, आपको लगता है स्प्रेड बनाना चाहिए ऐसा? नहीं अनिल जी बिल्कुल बना सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बना सकते हैं। अनिल जी स्प्रेड से क्या होता है, शांति रहती है। वैसे बाय द वे बंसल जी बिस्किट कर सकते हैं, मतलब जी 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 बिल्कुल। वैसे बंसल जी बिस्किट भी तब तक ही कड़क रहता है जब तक चाय में नहीं जाता, आप ये ध्यान में रखिए। तो इसलिए बिस्किट की जो है ना तेजी या वो ताकत है ना, वो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, ध्यान में रखिएगा। बाकी तो ठीक है, लॉन्ग करना है तो अदानी पोर्ट करें, शॉर्ट करना है तो अदानी एंटरप्राइजेस करें, जो आपका मन करे वो करें, लेकिन बिल्कुल दुस्साहस न करें, अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को ध्यान में रखते हुए करें, वो ज्यादा आपके लिए ठीक है। आइए, आखिरी मिनटों में बाजार मजबूती के साथ ही बंद होने के संकेत दे रहे हैं। कुछ स्टॉक्स बड़े इंटरेस्टिंग एक्शन में आते दिख रहे हैं। मजगांव डॉक 20% का ऊपरी सर्किट है। इंटरनेशनल ट्रैवल हाउस, आशु जी आपको जानकर एक बड़ी खुशी होगी, आपको है नहीं होगी ये तो पता नहीं, लेकिन मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है। इंटरनेशनल ट्रैवल हाउस ये ITC की ही कंपनी है जो 20% के ऊपरी सर्किट पर लगी हुई है। इनका जो टूरिज्म वाला कारोबार करने वाली कंपनी है ITH लिमिटेड, आपको पता है कि नहीं पता है? ये मतलब ये जानकारी मैं पहली बार ही दे रहा हूं आपको। कंपनी है तो 25 साल से भी ऊपर से मैं जानता हूं इस कंपनी को, ये तो बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है। ITC ना सही, इंटरनेशनल ट्रैवल हाउस ITH ही सही, इसका शॉर्ट फॉर्म तो ITH हुआ, कुछ तो चला है ITC के यहां से, मतलब तो ठीक है। इंटरनेशनल ट्रैवल हाउस ये ITC की सब्सिडरी कंपनी है और यहां पर 20% की तेजी आज ऊपर के सर्किट पर। ओपन अप ट्रेड है भाई, जो खुल रहा है वो बढ़ रहा है, वैसा वाला मामला है। तो आज यहां पर भी एक्शन भरपूर बनता हुआ दिख रहा है। तो एक और स्टॉक है जहां पर एक्शन भरपूर सरकारी कंपनियों में, हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज 10% का ऊपरी सर्किट है। इंडियन रेलवे, ये कौन सा इरकॉन है? हाँ इरकॉन है मेरे ख्याल से, नहीं IRCTC, ओह 10% ऊपर है, क्या बात है। तो ये स्टॉक भी बड़े भयंकर एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। तो इंडियन रेलवे से जुड़े हुए स्टॉक्स भी आज भरपूर एक्शन में आपको नजर आएंगे। IRCTC ये स्टॉक जो जहां इसका हमने 2,500 रुपए का टारगेट रखा है, अब 2100-2200 रुपए की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसी के चार्ट्स किरण जी जल्दी से बता दीजिए। IRCTC अनिल जी, चार्ट पैटर्न तो बहुत बेहतरीन है, सर्किट पे लग चुका है IRCTC और पिछला स्विंग टॉप भी बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ निकाला है।
मेरा मानना है कि इधर से काफी बड़ी अपसाइड आपको देखने को मिल जानी चाहिए पोजिशनली। और अगर हम एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म चार्ज लेते हैं और पिछले 2 टॉप्स के ट्रेंड लाइन निकालते हैं, तो उसका भी ब्रेकआउट आज देखने को मिला है। तो मेरा मानना है कि पोजिशनली आपको लॉन्ग पोजिशंस रखनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर 15-20 दिन का व्यू लेते हैं तो 2400 2500 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, और इस ट्रेड के लिए 2020 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो IRCTC पर रखिए नजर, जबरदस्त मोमेंटम में है और 10% का सर्किट क्लोजिंग से पहले वायदा कारोबार का इस पर लगते हुए दिख रहा है। ऑल टाइम हाई पर भी है ये काउंटर, तो IRCTC में है जबरदस्त एक्शन पर। आइए क्लोजिंग की तरफ चलें और एक बार फिर नए रिकॉर्ड पर बाजार आते हुए दिख रहा है आज, और 6 में से 5 बार नया रिकॉर्ड बनाया और हफ्ते की शुरुआत भी रिकॉर्ड के साथ ही हुई है। अदानी ग्रुप स्टॉक्स एक बार फिर से एक्शन में रहे, हालांकि अदानी एंटरप्राइजेस पर आज आपने गिरावट देखी है, अनिल जी का पुट खरीदने की भी राय आई थी, पर अदानी पोर्ट्स निफ्टी का टॉप गेनर रहा, 5.5% ऊपर। पावर स्टॉक्स में जबरदस्त एक्शन, पावर ग्रिड और NTPC आखिरी बार इतनी बड़ी गेन्स इन काउंटर्स में बहुत रेयर देखने को मिलती है, 5 और 4% की तेजी के साथ क्लोज होते दिखे। अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट अच्छी खरीदारी सुबह से ही चल रही है और मिड कैप सीमेंट्स का भी पार्टिसिपेशन रहा। साथ ही आप देख रहे हैं टाटा ग्रुप स्टॉक्स में अच्छा एक्शन था, टाटा मोटर्स, टाटा कंज्यूमर और TCS इन सभी काउंटर्स में थी खरीदारी। रिलायंस इंडस्ट्रीज से भी सहारा मिला 1.5% ऊपर, और ITC ने भी निफ्टी को सहारा दिया है 1.5% की तेजी के साथ। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, HDFC टॉप लूजर्स, और इसकी वजह से निफ्टी में थोड़ा ड्रैग रहा। HUL, HDFC लाइफ, HDFC बैंक से भी आपको सहारा नहीं मिला, पर उसके बावजूद नए रिकॉर्ड पर बाजार आते हुए दिखे हैं। वायदा कारोबार की अगर बात करें, 10% के सर्किट पर IRCTC बंद हुआ, टॉरेंट पावर पर अच्छी खरीदारी रही, टाटा पावर मोमेंटम में रहा। आपने देखा NTPC पर अच्छी खरीदारी थी, BHEL, गुजरात गैस, PVR, डॉक्टर लाल, गेल जिसके बारे में आशु जी बात कर रहे थे, साथ ही वोडाफोन आइडिया पिछले हफ्ते के दमदार उछाल के बाद आज भी 10 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग इसके लिए, और साथ ही अपोलो टायर्स यहां पर भी एक्शन, मैक्स फाइनेंशियल, कोल इंडिया, अंबुजा सीमेंट और पेट्रोनेट यहां पर भी तेजी का ही माहौल रहा। तो अनिल जी, एक बार फिर से नए रिकॉर्ड्स, नया इंट्राडे क्लोजिंग हाई, नया इंट्राडे और साथ ही नया क्लोजिंग हाई निफ्टी पर भी आपको आते हुए दिख रहा है सर, और इसके साथ ही सेंसेक्स पर भी नजर रखिए सर, क्योंकि नया क्लोजिंग हाई सेंसेक्स पर भी बनते हुए दिख रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए आज के रिकॉर्ड और ऐतिहासिक स्तर, बाजारों में भरपूर तेजी, और अब इतिहास में 15,773, 15,773 ये है इतिहास में नए आंकड़े के तौर पर दर्ज हो चुका है। 15,774 के बाद बनेगा नया रिकॉर्ड लाइफ टाइम हाई के तौर पर, और क्लोजिंग में 15,751 ये है आपके लिए लेवल। सेंसेक्स में भी 52,378 ये है नया रिकॉर्ड, और 52,328 पर आज हम क्लोज होते हुए दिखे, नए रिकॉर्ड पर क्लोज होते हुए दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी हालांकि अपनी ऐतिहासिक स्तर से थोड़ा सा दूर आपको नजर आ होगा क्लोजिंग बेसिस पर। 52,232 ये अब तक का रिकॉर्ड था, उसके पार निकला है सेंसेक्स, ये आपके लिए नया रिकॉर्ड बनाता हुआ। आइए बढ़ते आगे, आज शाम के विशेष आयोजन आपके सामने रख दिए जाएं। सबसे पहले आज शाम को 6 बजे, नहीं 6 बजे से पहले 5 बजे, 6 बजे का बाद में, पहले 5 बजे, शाम को 5 बजे प्रधानमंत्री आज देश के नाम संबोधन देंगे, और ये वो देखते हैं क्या कुछ कहते हैं देश के नाम पर। ये इस पर आप जरूर सुनिएगा, और अगर किसी तरह के पैकेज की और किसी तरह की कोई ऐसी सीधे सीधे बाजार से जुड़ी हुई बात हुई तो मैं भी आपके साथ जुड़ूंगा शाम 5 बजे, और हम विश्लेषण करेंगे प्रधानमंत्री के संबोधन का कि प्रधानमंत्री किस तरह की बात कर रहे हैं और उसका क्या मतलब आपके हमारे सबके लिए। तो शाम 5 बजे प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन सुनेगा, और उसके बाद हमारा पूरा विश्लेषण भी ये है आपके लिए, यहाँ पर आपके लिए शाम 5 बजे का विशेष संबोधन। शाम 6 बजे कोरोना को लेकर एक बड़ा डेवलपमेंट जो होता दिख रहा है। अब सब तरफ अनलॉक की थीम चल रही है। कोरोना के मामले कम होते ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ज्यादातर राज्य कर्फ्यू में ढील दे रहे हैं, लोग अब मॉल में जा सकते हैं, रेस्टोरेंट में खा सकते हैं। काफी लोगों का, राज्य सरकारों का मानना है कि अब पाबंदियां कम करने की जरूरत है। वहीं साथ में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि नहीं जल्दबाजी कर रहे हैं, इतना जल्दी नहीं करना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि अनलॉक का वक्त सही है या गलत, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा सवाल ये कि अब अनलॉक के बाद हमें क्या करना है, तीसरी लहर ना आ पाए उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए। तो अनलॉक ज़रूरत या जोखिम, ये है हमारी आज चर्चा का विषय। एम्स में
पल्मोनरी मेडिसिन के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर विजय हमारे साथ जुड़ेंगे। सर गंगाराम हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर उज्ज्वल हमारे साथ होंगे और केईएम हॉस्पिटल मुंबई के डीन डॉक्टर हेमंत देशमुख साहब से हम करेंगे बातचीत इस खास मुद्दे पर। शाम 6:30 बजे बेहद इंटरेस्टिंग शो है, आपको जरूर देखना चाहिए, और वो है इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ। इनकम टैक्स का नया पोर्टल शुरू हो चुका है और टैक्स पर अब नए सिस्टम से रिटर्न भरने और रिफंड लेने की प्रोसेस ले पाएंगे और ये आसान भी हो पाएगी, जल्दी भी हो पाएगी। यही नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ई फाइलिंग से जुड़ा मोबाइल ऐप भी 18 जून से शुरू करने का इरादा किया है, जिससे आप सिर्फ मोबाइल से अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। यानी कि नए IT पोर्टल में ढेर सारी खूबियां हैं, बताएंगे हम आपको शाम 6:30 बजे। मनी गुरु में जरूर देखिएगा, अब रिटर्न भरना टेंशन फ्री। रात 8 बजे की कवर स्टोरी इंडिया 360 डिग्री में देश के नाम पीएम का संदेश, पीएम क्या कुछ कहते हैं देश के लिए, इस पर होगी हमारी कवर स्टोरी। और उसके ठीक बाद केंद्र के हाथ वैक्सीन की कमान, यानी कि राज्य सरकार और केंद्र के बीच में वैक्सीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। अब केंद्र सरकार ने कहा कि वैक्सीन जो भी खरीदनी है, जहां से खरीदनी, प्रोक्यूरमेंट पूरा का पूरा केंद्र सरकार के हाथ में होगा। लेकिन क्या इससे परेशानियां कम होगी या बात और उलझेगी? क्या वैक्सीन की दिक्कत कम हो पाएगी या नहीं? ये ढेर सारे सवाल हैं, इस पर हमारी होगी दूसरी कवर स्टोरी। और तीसरी कवर स्टोरी इनकम टैक्स की नई वेबसाइट और पोर्टल पर बताएंगे आपको वो काम की चीजें जिन पर आपको रखना है ध्यान। अब ITR भरना हुआ आसान, ये हमारी आज की तीसरी स्टोरी। तो रात 8 बजे इंडिया 360 डिग्री मिस मत कीजिएगा। तो ये है आज शाम के सारे शो। और आइए, बाजार बंद हुए, सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स ये सारे के सारे लाइफ टाइम हाई पर बंद हुए हैं। तो क्लोजिंग बेसिस पे सेंसेक्स ने भी आज रिकॉर्ड बनाया है लाइफ टाइम हाई का, लेकिन हाँ, अभी भी इंट्राडे बेसिस पर सेंसेक्स को लाइफ टाइम हाई बनाने में वक्त है। लेकिन निफ्टी तो इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों ही बेसिस पर, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों ही बेसिस पर लाइफ टाइम हाई बनाता हुआ। तो आज 7 जून का दिन एक बार फिर से ऐतिहासिक स्तरों के नाम, लाइफ टाइम हाई के नाम ये बंद होता हुआ। चलिए, आप सभी से विदा लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आशु सर, कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सुमित जी, सचिन जी और किरण जी, आप सबका दिल से धन्यवाद। कल सुबह आप सबसे होगी फिर से मुलाकात। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत। नमस्कार।